तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी की मूवी 5 को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रोली ब्रिजर्क होने के बाद क्या करता है और एमरॉन और वेजिटा की लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है। अगर आपने पहली 4 मूवीज़ को नहीं देखा है तो पहली 4 मूवीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पहले आप पहले वाली 4 मूवीज़ को देखें ताकि इस स्टोरी को आप पूरी तरीके से एंजॉय कर पाएँ। दोस्तों, ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और इसके क्रिएटर से जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा अपनी मूवी पर आते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि काबा, कलीफला और एडमिरल फिनल वापस आ जाते हैं और वो वापस आके सलागा को चैलेंज करके उससे लड़ने वाले होते हैं। पेपिनो काफ़ी लंबे समय से सलागा से लड़ रहा था और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। काबा सुपर साइयन 2 और कलीफला सुपर साइयन 3 में तैयार होते हैं। काबा बोलता है, एडमिरल पेपिनो कैसा है, क्या वो ठीक है। एडमिरल फिनल ने पेपिनो को पकड़ा हुआ होता है। वो बोलती हैं कि उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई है, मुझे इसे टफल्स लेबोरेटरी में अभी के अभी ले जाना होगा। कलीफला तभी चिल्लाते हैं कि इस कचरे का हम ध्यान रख लेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। तभी अचानक से ही घायल पेपिनो बोलता है, वो बोलता है, एडमिरल फिनल मेरी चिंता मत कीजिए, मेरा ध्यान ऑलरेडी उसने रख लिया है। एडमिरल फिनल हैरानी से पूछते हैं कि उसने किसने। तभी हम देखते हैं कि पेपिनो की बॉडी के साथ अचानक से ही कुछ होने लग जाता है। उसकी बॉडी मॉर्फ हो रही होती है, एकदम से ही उसकी कमर बड़ी होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में से कुछ बाहर निकल रहा है। हम देखते हैं कि पेपिनो की कमर में से एक पैरासाइट जैसा क्रीचर बाहर निकल रहा होता है, पर पेपिनो के चेहरे पे स्माइल होती है, जिसका मतलब ये है कि ये पैरासाइट किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है। एडमिरल फिनल हैरान रह जाती हैं। हम देखते हैं कि ये क्रीचर पेपिनो पे किसी तरीके की एनर्जी रेज छोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से पेपिनो हील हो रहा होता है। पेपिनो बोलता है कि इसका नाम कीबा है और मेरे फादर ने इसे मेरे पैदा होने से पहले बनाया था और जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये तब से मेरे साथ ही है। हम हर जगह साथ जाते हैं और मेरा पैदा होने के बाद से ही ये मेरी बॉडी के अंदर ही इवॉल्व हो रहा है। एडमिरल फिनल बोलते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। पेपिनो के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होती है। वो बोलता है, हाँ मुझे इस पे काफ़ी प्राउड है। काबा और कलीफला पीछे देख रहे होते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल होती है क्योंकि पेपिनो अब सुरक्षित है। तभी हम देखते हैं कि काबा और कलीफला दोनों के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी के थप्पड़ पड़ते हैं और ये थप्पड़ इतने ज़बरदस्त थे कि दोनों के मुँह से खून निकल जाता है। ये उसी तरीके का अटैक है जो कि सलागा ने पेपिनो पे भी किया था, यानी कि एंटी स्पेस अटैक। इस अटैक में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सलागा और उसके टारगेट के बीच में कितना स्पेस है। सलागा डायरेक्टली अपना अटैक अपने ओपोनेंट पे कर सकता है। सलागा बोलता है कि 2 ज़बरदस्त थप्पड़ तुम लोगों के चेहरों पर, ताकि तुम ये मत भूलो कि तुम लोग फाइट में हो। कलीफला को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती है। हम देखते हैं कि सलागा बिल्कुल शांत है। कलीफला सलागा तक पहुँच के उसे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारती है। हम देखते हैं कि सलागा उसके पंच को डॉज कर देता है और अपने हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है। कलीफला इस वक्त सुपर साइयन 3 में है, फिर भी ये देख के ऐसा लग रहा होता है कि सलागा कलीफला के साथ खेल रहा है। कलीफला के चेहरे को देख के ये बात क्लियर होती है कि उसने अपनी पूरी ताकत इस अटैक में लगाई थी। सलागा ने कलीफला के हाथ को पकड़ा हुआ होता है और कलीफला अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रही होती। हम देखते हैं कि कलीफला एकदम से ही बहुत ही ज़बरदस्त किक सलागा को मारती है, पर सलागा कलीफला की किक को भी बहुत ही आराम से रोक लेता है। ऐसा लगता है कि उसे ज़रा सा भी एफर्ट भी नहीं करना पड़ रहा। एकदम से हम देखते हैं कि सलागा के पीछे काबा है और काबा अपने पैर से किसी तरीके का की अटैक सलागा पे करने वाला होता है। काबा अपने अटैक को सलागा पे शूट करता है, पर हम देखते हैं कि सलागा को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। सलागा एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि अटैक मुझ पे काम नहीं करते, आखिर तुम्हें ये कब समझ आएगा। तभी सलागा के सामने कलीफला हंस रही होती है और वो बोलती है, ओ बेवकूफ़। सलागा समझ जाता है कि उसने कलीफला से नजरें हटा के गलती कर दी। हम देखते हैं कि कलीफला एकदम से ही सलागा को हेडबट करती है और इस फिजिकल अटैक की वजह से सलागा को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचती है। हम देखते हैं कि उसके सर में से खून निकल रहा है और उसे गुस्सा भी आने लग गया है। सलागा के पीछे हम देखते हैं कि काबा ने अपने पैर से एक और की ब्लास्ट बना के शूट किया होता है, जो कि आके सीधा सलागा से टकराता है। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार था और हम देखते हैं कि कलीफला अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और सलागा भी कहीं नहीं दिख रहा होता। पर जब हमें सलागा दिखता है तो हमें पता चलता है कि सलागा को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा, वो काफ़ी हद तक सही सलामत है। पर हम देखते हैं कि एडमिरल फिनल ने भी फाइट को ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना रखा होता है। वो इस वक्त सलागा के पीछे हैं। एडमिरल फिनल सलागा के सर के पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारती हैं। ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि सलागा के मुंह से खून निकल जाता है।
हम देखते हैं कि उसके प्यूपल्स भी गायब हो गए हैं, यानी कि वो बेहोश हो चुका है। पेपिनो भी एक बार फिर से फाइट को ज्वाइन करने वाला होता है। वो अपना ट्विरलिंग फोर्स अटैक एक बार फिर से बना चुका होता है और सलागा की तरफ बढ़ रहा होता है। पेपिनो अपना ट्विरलिंग फोर्स अटैक सलागा पे शूट करता है। हम देखते हैं कि सलागा को उससे ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। वो बिल्कुल सही सलामत उस अटैक से बाहर आ जाता है। एक बार फिर से काबा सलागा की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके नज़दीक पहुंच के एकदम से ही गैलिक गन अटैक बनाता है। वो ये अटैक सीधा सलागा पे शूट कर देता है। हालांकि सलागा ने काबा के इस अटैक को वक्त रहते देख लिया था, पर तभी हम सलागा की दूसरी तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कि सुपर सैयन 3 कलीफ्ला भी वहाँ पे पहुँच चुकी है और कलीफ्ला ने भी अपने हाथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी अटैक बना रखा होता है, जिसका नाम होता है क्रश कैनन। सलागा ने अपने दोनों तरफ से अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देख लिया है, पर फिर भी वो किसी वजह से शांत होता है। सलागा अपने दोनों हाथों को फैलाता है ताकि वो दोनों तरफ से आ रहे अटैक्स को रोक सके। एकदम से ही सलागा काबा और कलीफ्ला दोनों को मच्छर बोलता है। हम देखते हैं कि एकदम से ही काबा के साथ कुछ होता है। काबा एकदम से अपने हाथों को देखता है जो कि अपनी जगह पे जम गए हैं। हम देखते हैं कि सलागा ने काबा पे किसी तरीके का अटैक शूट किया होता है। कलीफ्ला एकदम से चिल्लाती है, काबा आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? काबा बोलता है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे हाथ मैं इन्हें हिला नहीं पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि पेपिनो एक बारी फिर से अटैक करने के लिए सलागा तक पहुँच जाता है। सलागा बोलता है, तुम एक बारी फिर से आ गई। हम देखते हैं कि पेपिनो एक बारी फिर से अपना ट्विरलिंग फोर्स अटैक सलागा पे शूट करने वाला होता है और एकदम से ही वो चिल्लाता है। पेपिनो अपने दोनों हाथों से अपना ट्विरलिंग फोर्स अटैक सलागा पे शूट करता है और लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं कि सलागा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता। शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद पेपिनो के अटैक्स की वजह से सलागा अपनी जगह पे जम गया है, पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि पेपिनो के अटैक से सलागा को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि हम देखते हैं कि किसी तरीके की डार्क एनर्जी से सलागा ने खुद को कवर कर रखा होता है और उसी डार्क एनर्जी के थोड़े बहुत पार्टिकल्स हम देखते हैं कि सलागा के हाथ पर भी हैं। सलागा धीरे धीरे करके अपने हाथ को उठा रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो अपने हाथ को किसी तरीके के ब्लेड की तरह इस्तेमाल करने वाला है। सलागा एकदम से ही अपने हाथ को पेपिनो के शरीर के अंदर घुसेड़ देता है। हम देखते हैं कि वो पेपिनो के शरीर में एक गड्ढा बना देता है और वहाँ से लगातार खून निकल रहा होता है। ऐसा लगने लग जाता है कि शायद पेपिनो इस अटैक की वजह से ना बच पाए। हम देखते हैं कि पेपिनो के मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है। पेपिनो अपने दोनों हाथों से सलागा के हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। ऐसा लगने लग जाता है कि पेपिनो जानता था कि सलागा ऐसा ही कुछ करने वाला है। हम पेपिनो की कमर को देखते हैं। हम देखते हैं कि सलागा का हाथ वहाँ से बाहर निकला हुआ होता है। सलागा पेपिनो को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए अपने हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ा रहा होता है और पेपिनो के शरीर को और तेज़ी से काट रहा होता है, पर तभी हम नोटिस करते हैं कि पेपिनो की कमर लगातार रीजनरेट हो रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर सलागा ने अपने हाथ को पेपिनो के शरीर से जल्द ही नहीं निकाला तो उसका हाथ पेपिनो के शरीर के अंदर फंस जाएगा। हम देखते हैं कि सलागा भी ये चीज़ रियलाइज़ कर लेता है और सलागा के चेहरे पे हल्की सी परेशानी दिखने लग जाती है। सलागा अपने मन में बोलता है कि ये घिनौना क्रीचर अपने फ्लैश को उतनी ही तेज़ी से रीजनरेट कर रहा है जितनी तेज़ी से मैं इसके शरीर को काटता हूँ। तभी हम देखते हैं कि पेपिनो एक बारी फिर से अपने शरीर में ट्विरलिंग फोर्स अटैक बना लेता है और क्योंकि सलागा का हाथ पेपिनो की बॉडी के अंदर फंसा हुआ है, हम देखते हैं कि पेपिनो अपने शरीर के साथ सलागा को खींचने लग जाता है। सलागा बोलता है, अरे नहीं, उसका शरीर मेरे हाथ के आसपास रीजनरेट हो गया है। तभी हम देखते हैं कि पेपिनो एकदम से ही बीच हवा में मुड़ने लग जाता है। पेपिनो सलागा के शरीर को धक्का देने लग जाता है और अपना ट्विरलिंग फोर्स और तेज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। हम देखते हैं कि ट्विरलिंग फोर्स का इस्तेमाल करके पेपिनो सलागा के एक हाथ को उसके शरीर से अलग करने में कामयाब हो जाता है। सलागा का एक हाथ अब टूट चुका है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में से लगातार खून बह रहा होता है, पर फिर भी सलागा के चेहरे पे ज़रा सी भी शिकन नहीं होती। इतनी खतरनाक चोट के बाद भी सलागा के चेहरे पे ज़रा सी भी शिकन नहीं है। तभी हम एडमिरल फिनेल को देखते हैं। उन्होंने अपने हाथ में एक बो बना रखा होता है जो कि पूरी तरीके से एनर्जी से बना होता है और इसके बाद वो एक एनर्जी से बना हुआ एरो सलागा की तरफ शूट करने वाली होती हैं। हम देखते हैं कि पेपिनो के पुश की वजह से सलागा बहुत दूर जाके गिरा होता है। वो जाके एक माउंटेन से टकराता है। इस वक्त वो लोग लेबोरेटरी से बाहर आ चुके हैं और उसी डायरेक्शन में एडमिरल फिनेल ने अपना एरो भी शूट किया होता है। हम देखते हैं कि कलीफ्ला और काबा भी सलागा के पीछे गए होते हैं ताकि वो सलागा से लड़ना जारी रख सके और इसके बाद हम सलागा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से माउंटेन से जाके टकराया होता है और पहाड़ के अंदर धंस गया होता है। आखिरकार हम उसके चेहरे पे गुस्सा देखते हैं। आखिरकार सलागा को फाइट में पहली बार गुस्सा आने लग जाता है। सलागा इसके बाद गुस्से में चिल्लाता है कि आखिर तुम लोग समझते क्या हो कि आखिर मैं क्या हूँ। इसके बाद हम काबा और कलीफ्ला को देखते हैं जो कि सलागा तक पहुँच गए होते हैं। दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना रखे होते हैं जो कि वो बस सलागा पे शूट करने ही वाले होते हैं। काबा अभी भी अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में है और कलीफ्ला अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में है, तो उनके ये पंच बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने वाले।
और इस वक्त काबा और खलीफा दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं, तो उन्हें रेज बूस्ट भी मिला हुआ है। आखिरकार हम देखते हैं कि खलीफा और काबा दोनों ही अपने पंचेस सलागा की तरफ शूट करते हैं। ऐसा लगता है कि काबा और खलीफा दोनों के पंचेस की ताकत को मिला के और एडमिरल फिनेल के एरो की ताकत को मिला के आखिरकार ये लोग सलागा को हराने में कामयाब हो जाएंगे। पर अगले ही पल में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। हम देखते हैं कि सलागा बिल्कुल सही सलामत होता है और वो काबा और खलीफा के पास इतनी तेज़ी से आया होता है कि वो दोनों उसे देख भी नहीं पाते। दोनों अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म में है, फिर भी उनकी ताकत सलागा के सामने पूरी तरीके से बेकार हो गई। हम देखते हैं कि सलागा बिल्कुल शांत है, जिसका मतलब यह है कि सलागा ने अभी तक अपनी पूरी ताकत दिखाना शुरू भी नहीं किया है। हम देख चुके हैं कि पेपिनो सलागा के एक हाथ को पहले ही तोड़ चुका है, तो सलागा ने अपने टूटे हुए हाथ की जगह एक डार्क एनर्जी से बना हुआ नकली हाथ बना लिया होता है, जिससे उसने खलीफा को पकड़ा हुआ होता है। सलागा ने हमारे दोनों हीरोज़ यानी कि काबा और खलीफा दोनों की गर्दनों को पकड़ा हुआ होता है और वो दोनों ही अपनी गर्दनों को छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तभी एक बारी फिर से कुछ ऐसा होता है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम देखते हैं कि सलागा का ध्यान एकदम से ये कैप्सूल की तरफ जाता है, जो कि किसी तरीके से काबा की जेब में से निकल गया होता है और अब वो ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है। सलागा एकदम से ही काबा और खलीफा में कुछ बहुत ही अनयूजुअल नोटिस करता है। वो बोलता है कि इन दोनों की दिल की धड़कनें कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही हैं। हम देखते हैं कि सलागा के जादू की वजह से उसकी आंखें एकदम से ही चमकने लग जाती हैं। हम सलागा की विजन से काबा को देखते हैं। काबा के मुंह से खून निकल रहा होता है और उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और काबा और खलीफा के दिल की वाइब्रेशन सलागा को बिल्कुल साफ दिख रही होती हैं। सलागा अपने मन में बोलता है कि इन दोनों की आंखें इस कैप्सूल में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड लग रही हैं। अच्छा, मैं समझ गया। हम तभी खलीफा को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सलागा ने खलीफा की गर्दन को इतनी तेज़ी से दबा रखा होता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। खलीफा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पर एकदम से ही खलीफा के साथ कुछ होता है। हम देखते हैं कि वो एकदम से ही बेहोश हो जाती है। ऐसा लगता है कि सलागा ने अपनी डार्क एनर्जी से खलीफा के साथ कुछ किया है, जिसकी वजह से अब वो बेहोश हो गई है या फिर मारी जा चुकी है। पर काबा समझ चुका है कि खलीफा के साथ क्या हुआ है। वो बोलता है अरे नहीं, उसने अपनी सुपर सेयन 3 फॉर्म को अभी पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है। खलीफा काफ़ी देरी से अपनी सुपर सेयन 3 फॉर्म का इस्तेमाल कर रही है और लगातार अपनी बॉडी को पुश कर रही थी और आखिरकार खलीफा की बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से वो फाइट में अब पूरी तरीके से बेकार है। हम देखते हैं कि सलागा एकदम से ही खलीफा की बॉडी को साइड में फेंक देता है। उसका ध्यान उस कैप्सूल पे होता है जिसे काबा और खलीफा ध्यान से देख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि सलागा 1 से 2 होने लग जाता है। वो खुद को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। काबा चिल्लाता है क्या, एक क्लोन। सलागा का ये क्लोन सीधा उस कैप्सूल की तरफ बढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो उस कैप्सूल को पकड़ने ही वाला होता है। सलागा बोलता है कि अच्छा, तो ये जगह है जहाँ पर तुम छुपी हुई हो बुल्मा। तभी हम पेपिनो को देखते हैं। पेपिनो पूरी तरीके से खूनम खून हो चुका होता है। वो अपने पेट के अंदर से सलागा के हाथ को निकालता है। उसके शरीर में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका है। पेपिनो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और किसी वजह से वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता। पेपिनो बोलता है कि कायबा पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि इस बारी मैं रीजनरेट कर पाऊँगा। ये बोलते बोलते पेपिनो की आंखें भी बंद होने लग जाती हैं। हो सकता है पेपिनो अब ना बच पाए, क्योंकि उसकी बॉडी रीजनरेट नहीं कर रही है और उसके शरीर में बहुत ही बड़ा घाव है, जिसकी वजह से उसके शरीर में खून लगातार कम हो रहा है। इसके बाद हम एडमिरल फिनेल को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उदास होती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलती हैं कि ये ख़त्म हो गया है। वो बोलती हैं कि अब सिर्फ मैं और काबा बचे हैं। हम दोनों मिलके इस क्रीचर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं। एडमिरल फिनेल हार मान के बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हैं और पावर डाउन करके ज़मीन पर बैठ जाती हैं। वो बोलती हैं कि सब खत्म हो गया। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काबा एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच सलागा के चेहरे पे मारता है और सलागा का मुंह खून हो जाता है। काबा चिल्लाता है कि मिसेस बुल्मा को छूने की हिम्मत भी मत करना। सलागा को इस ज़बरदस्त पंच से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। वो बोलता है काबा ये सब कुछ बेकार है, मेरा क्लोन ऑलरेडी उस कैप्सूल तक पहुँच गया है और उस छोटे से कैप्सूल को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तुमने अपनी पूरी कोशिश करी तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। काबा अपने मन में बोलता है कि मैं हार नहीं मान सकता, मुझे अपने अंदर ताकत ढूंढनी होगी। हम देखते हैं कि सलागा के हाथों में वो कैप्सूल बस डिस्ट्रॉय होने ही वाला होता है। तभी एकदम से काबा के साथ कुछ होता है। तभी काबा गुस्से में बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है और अपनी सारी ताकत को अनलीश कर देता है। वेजिटा काबा का मेंटोर है और काबा अपने मेंटोर को निराश नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अपने मेंटोर की वाइफ यानी कि बुल्मा को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत को बाहर निकालता है। दूसरी तरफ एडमिरल फिनेल पूरी तरीके से हार मान चुकी होती हैं। वो बोलती हैं काबा तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, हार मान लो और यहाँ से भाग जाओ। काबा बोलता है नहीं, मैं एक सय्यन हूँ और मुझे अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए। हम देखते हैं कि काबा बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा होता है
और उसके हाथ में तो बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट बन रहे होते हैं। सलागा अपने मन में बोलता है कि इसके चेहरे पे इस वक्त जो लुक है वो सच में बहुत ज़्यादा डरावना है। आखिरकार हम देखते हैं कि काबा अपना बहुत ही ताकतवर की ब्लास्ट सीधा सलागा की तरफ शूट कर देता है। काबा का ये बहुत ही ताकतवर अटैक सीधा सलागा तक पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि ये सलागा को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी हम देखते हैं कि सलागा अपने सिर्फ एक हाथ के फ्लिक से इस अटैक को पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट कर देता है। काबा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। सलागा बोलता है कि तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके बाद सलागा एक बहुत ही छोटी सी लेज़र बीम काबा की तरफ शूट करता है। काबा इस छोटे से अटैक की वजह से बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इससे पता चलता है कि सलागा कितना ताकतवर है। सलागा और हमारे हीरोज़ में शुरुआत से ही कोई कंपटीशन ही नहीं था। आखिरकार काबा भी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो अपनी सुपर साइयन फॉर्म से भी बाहर आ रहा होता है। पेपिनो और कलीफ्ला ऑलरेडी बेहोश ज़मीन पर पड़े होते हैं। एडमिरल फिनाइल लगातार रो रही होती हैं क्योंकि वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई। सलागा बोलता है कि कई बार ऐसा होता है, तुमने अपनी पूरी कोशिश करी पर वो कोशिश काफ़ी नहीं थी। आखिरकार हम देखते हैं कि सलागा अपने हाथ में उस कैप्सूल को कुचल देता है, यानी कि बुल्मा जिस कैप्सूल के अंदर थी वो पूरी तरीके से कुचला जा चुका है और बुल्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। सलागा के हाथ में बुल्मा का कैप्सूल चकनाचूर हो जाता है और ऐसा लगता है कि बुल्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। पर बुल्मा के कैप्सूल को क्रश करने के बाद हम देखते हैं कि सलागा एकदम से अपने हाथ को खोलता है और उसके हाथ में किसी तरीके के पोर्टल होता है। फिलहाल ये बात क्लियर नहीं है कि ये पोर्टल खुद सलागा ने बनाया है या फिर ये पोर्टल कहीं और से आया है। और ये चीज़ देख के एडमिरल फिनाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं। तभी एकदम से सलागा बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा, आखिर ये क्या चल रहा है। ये बात क्लियर हो जाती है कि ये पोर्टल सलागा ने नहीं बनाया है क्योंकि वो उस पोर्टल के अंदर खींचा जा रहा होता है। हम देखते हैं कि सलागा उस पोर्टल के अंदर ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खींचा जा चुका होता है और एडमिरल फिनाइल जो कि वहीं पर खड़ी होती हैं उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर सलागा के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही ब्राइट रोशनी के बीच में से बुल्मा एकदम से ही बाहर आ जाती है। उसकी पूरी बॉडी चमक रही होती है और चारों तरफ से वो किसी तरीके के बैरियर के बीच में होती है। हम देखते हैं कि काबा वहीं पे बेहोश पड़ा होता है। बुल्मा आखिरकार उस बैरियर के अंदर से बाहर आ जाती है और वो दूसरी तरफ काबा की तरफ देखती है। वो बोलती है थैंक यू काबा। बुल्मा इसके बाद अपने स्काउटर पर हाथ लगाते हुए बोलती है काबा अब तुम चिंता मत करो, आगे सब कुछ मैं संभाल लूँगी। काबा इसके बाद मुड़ के बुल्मा की तरफ देखता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि बुल्मा सही सलामत कैसे है। तभी हम एक कैप्सूल को देखते हैं और उस पर लिखा होता है होय पोय ट्रैप और इसके अंदर से उसी तरीके का स्पाइरल निकल रहा होता है जिसके अंदर अभी सलागा को खींचा गया है। इसके बाद हम सलागा को देखते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत है, पर हम देख सकते हैं कि सलागा इस वक्त कहीं और पहुँच गया है। इसके बाद सलागा उठता है और आसपास देखने लग जाता है। सलागा ऊपर की तरफ देख रहा होता है और वहाँ पर काफ़ी सारे स्पीकर्स होते हैं। उसके अंदर से एकदम से बुल्मा की आवाज़ आती है, हेलो मिस्टर डीमन, ये है तुम्हारी फेवरेट टारगेट, जो कि सलागा की धरती से बोल रही है। सलागा एकदम से गुस्से में चिल्लाता है, तुमने आखिर ये मेरे साथ क्या किया। बुल्मा बोलती है कि तुम्हें लगा कि मैं बस तुम्हारी कोई डरपोक शिकार हूँ और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। सलागा चिल्लाता है कि एक बेहुदा धरतीवासी आखिर मुझे ट्रिक कैसे कर सकता है, मुझे इसका जवाब चाहिए। बुल्मा बोलती है कि जिस होय पोय कैप्सूल को तुमने अभी क्रश किया है उससे बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। असल में उससे बाहर निकलने के लिए एक वॉइस कमांड है जो कि नेमेकियन में बोलना ज़रूरी है, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। पर फिर भी अगर कोई बेवकूफ़ी में होय पोय कैप्सूल को बाहर से तोड़ने या खोलने की कोशिश करता है तो एक इमरजेंसी कमांड एक्टिवेट हो जाती है जिसमें होय पोय कैप्सूल को तोड़ने वाला शख्स उसके अंदर वाले शख्स से अपनी जगह को बदल लेता है। होय पोय कैप्सूल अब पूरी तरीके से होय पोय ट्रैप में बदल चुका है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी तरीका नहीं है। सलागा कैप्सूल के अंदर से बोलता है कि यानी कि इसका मतलब ये है कि उन चारों को भी इस बारे में पहले से ही पता था। बुल्मा बोलती है बिल्कुल भी नहीं। सलागा बोलता है तो कैसे। बुल्मा बोलती है कि जब हम तुमसे पहली बारी मिले थे तब तुम्हारी असली ताकतों का अंदाज़ा हमें पूरी तरीके से नहीं हो पाया था, तो तब एक ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि तुम्हारे पास कोई ऐसी एबिलिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से तुम अपने जादू का इस्तेमाल करके उन्हें बोलने पर मजबूर कर सकते हो, या फिर हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके या फिर किसी और तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करके जो कि तुम्हारे पास हो सकती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि होय पोय ट्रैप कैप्सूल के सीक्रेट के बारे में मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। मैंने बस एक दाव खेला कि जैसे ही ये कैप्सूल तुम्हारे हाथ लगेगा तुम इसे डिस्ट्रॉय कर दोगी। सलागा बोलता है कि तुम मुझसे एक कदम आगे थी। ये सच में कमाल की बात है। ये सच में कमाल की बात है कि तुम्हारे जैसा एक कमज़ोर क्रीचर अपनी कमज़ोरी की भरपाई करने के लिए इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी को बना सकता है। बुल्मा बोलती है कि मैं धरती की एक सीलिंग टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी जिसका नाम माफूबा था, और इस प्लेनेट के जीनियस टफर्स ने भी मेरी काफ़ी मदद करी। उन लोगों के कंट्रीब्यूशन के बिना तुम्हारे जैसे खतरनाक प्राणी को सील कर पाना ये मेरे लिए इम्पॉसिबल होता, पर अब उसका रिजल्ट ऑब्वियस है। तुम अब कैद हो चुके हो और उस बारे में तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। बुल्मा बोलती है कि तुम अब कैद हो चुके हो और एक पॉकेट डायमेंशन में मिनिएचराइज किए जा चुके हो।
मैं अब तुमसे सेफ हूँ। ये बात सुनते ही सलागा की आंखें एकदम से चमकने लग जाती है और उसे कुछ समझ आता है। एकदम से ही हम एडमिरल फिनेल को देखते हैं। वो एकदम से अपनी आंखों से आंसू साफ करती हैं। एडमिरल फिनेल खुद पे गुस्सा करते हुए बोलती हैं कि ऐसे समय में मैं हार कैसे मान सकती हूँ, मुझे खुद पे लानत आ रही है। एडमिरल फिनेल बहुत तेज़ी से पेपिनो की तरफ जाती हैं जो कि बेहोश पड़ा है। तभी हम कलीफला को देखते हैं। कलीफला भी बेहोश होती है और एकदम से उसे होश आता है। उसके मुंह से एकदम से ही खून निकलता है। तभी सलागा एकदम से अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता है कि वैसे मुझे एक बात माननी पड़ेगी, तुमने सच में मुझे बेवकूफ़ बना दिया, पर तुमने कैद करने के लिए गलत आदमी को चुन लिया है। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ बेवकूफ़? मैं हूँ सलागा, जिसे जाना जाता है मास्टर ऑफ डायमेंशंस के नाम से। बुल्मा एकदम से हैरान रह जाती है। हम देखते हैं कि सलागा बुल्मा के पीछे पहुंच चुका है। सलागा बुल्मा के पीछे पहुंचकर बोलता है कि ये लिटरली मेरी स्पेशलिटी है, मैं किसी भी तरीके के डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता हूँ। और हाँ, उसमें पॉकेट डायमेंशन भी आते हैं जो कि तुम बोल रही हो। सलागा बोलता है कि इस वक्त तुम्हारी किस्मत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। हम देखते हैं कि कलीफला बहुत ज़्यादा दर्द में होती है और धीरे धीरे करके खड़ी हो रही होती है। एकदम से ही वो सलागा को बेवकूफ़ बोलती है और हम देखते हैं कि इसके बाद काबा भी खड़ा होने लग जाता है। तभी सलागा बोलता है कि तुम लोग खुद को देखो, तुम सभी को खड़े होने में भी दिक्कत आ रही है। तुम सभी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। दुनिया में ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि ऐसा कर पाए हों, पर अब समय आ गया है चीज़ों को तेज़ी से करने का, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे काफ़ी समय को बर्बाद कर दिया है। सलागा एकदम से ही बुल्मा पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि बुल्मा एकदम से ही पीछे जाके गिरने लग जाती है। काबा एकदम से चिल्लाता है, मिस बुल्मा। हम देखते हैं कि बुल्मा एक डायमेंशन के अंदर जाकर गिर रही होती है। तभी हम किसी के पैर को देखते हैं। बुल्मा रियलाइज़ करती है कि वो एक पोर्टल के अंदर गिर रही है। वो बोलती है, क्या एक पोर्टल? बुल्मा के चेहरे पे डर साफ दिख रहा होता है। आखिरकार बुल्मा पोर्टल के अंदर पूरी तरीके से गिर चुकी होती है। सलागा का मिशन अब पूरा हो चुका है और वो उसी पोर्टल की तरफ देख रहा होता है। हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल पेपिनो की मदद कर रही होती है और पेपिनो बोलता है, एडमिरल प्लीज़ क्या आप मुझे अपनी थोड़ी सी की दे सकती हैं? एडमिरल को कुछ समझ नहीं आता। पेपिनो बोलता है कि कायबा एक ऐसी एंटिटी है जो कि मेरी की को कंज्यूम करता है और बिना एनर्जी के वो पूरी तरीके से बेकार है और मेरी रीजनरेशन काम नहीं करती है और मेरे ट्वेल्विंग फोर्स अटैक पर भी यही कंडीशन अप्लाई होती है। एडमिरल फिनेल बोलती हैं कि ठीक है पेपिनो। कलीफला एकदम से सलागा की तरफ देखती है और बोलती है कि अरे ड्रामेबाज। सलागा पीछे मुड़ के देखता है और कलीफला उसे अपनी उंगली दिखाती है। तभी एकदम से पेपिनो सलागा पे अटैक करता है और उसकी कमर पे बहुत ज़ोर से किक मारता है। सलागा इस अटैक को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और उसके मुंह से खून निकल जाता है। पेपिनो एकदम से कलीफला की तरफ देखता है और चिल्लाता है कि प्लीज़ मेरे पीछे मत आना। हम देखते हैं कि सलागा और पेपिनो दोनों उसी पोर्टल के अंदर जाते हैं जिसके अंदर बुल्मा गिरी होती है और कलीफला को अभी पूरी तरीके से समझ नहीं आया होता है कि क्या हुआ। वो बस अपनी जगह पे खड़ी रहती है। तभी हम एक पैरेलल डायमेंशन को देखते हैं जहाँ पर बुल्मा गिरी होती है। पेपिनो डायमेंशन के अंदर आते ही एकदम से ही बुल्मा को देखता है। बुल्मा ज़मीन से टकराने वाली होती है। तभी पेपिनो एकदम से बुल्मा की तरफ कुछ फेंकता है। ये किसी तरीके का बैरियर होता है और पेपिनो बोलता है कि आप उसके अंदर सेफ रहेंगी। अब मैं इस पूरी कहानी को ख़त्म करता हूँ। बुल्मा बोलती है कि मुझे तुम पे ज़रा सा भी डाउट नहीं है पेपिनो, तुम्हारी मॉम को तुम पे प्राउड फील होगा। तभी हम सलागा को देखते हैं। सलागा बोलता है, तुम बेवकूफ़, तुमने अपनी मौत पक्की कर ली है। यहाँ पर तुम मेरे साथ अकेले हो, एक ऐसे डायमेंशन में जहाँ से तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते हो। हम देखते हैं कि पेपिनो एकदम से अपना ट्वेल्विंग फोर्स अटैक तैयार करने लग जाता है और बोलता है कि मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेट में हैं। चलो इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं, अभी यहीं की यहीं। सलागा बोलता है, ज़रूर, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो। इसके बाद हम देखते हैं कि पेपिनो और सलागा दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई छिड़ने वाली है। पेपिनो अटैक करने के लिए एकदम से सलागा की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं कि सलागा एकदम से ही पेपिनो को एंटी स्पेस पंच मारता है। सलागा के इस पंच में फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अपोनेंट और उसके बीच में कितनी दूरी है, ये पंच डायरेक्टली उसके अपोनेंट को लगता है। तभी हम देखते हैं कि पेपिनो एकदम से अपने हाथ से ज़मीन पर कुछ फेंकता है। पेपिनो एकदम से बोलता है कि मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे अपने हाथों में कुछ बनाना है। हम देखते हैं कि पेपिनो अपने टैग का इस्तेमाल करके एकदम से अपने हाथों में कुछ बनाता है और वो बोलता है, वो ऑब्जेक्ट सलागा के अटैक का डैमेज ले लेगा और मैं बच जाऊंगा। पेपिनो ने जो चीज़ ज़मीन पर फेंकी थी वो किसी तरीके का होवरबोर्ड होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से ही पेपिनो सलागा तक पहुंच जाता है और वो चिल्लाता है, ट्वेल्विंग फोर्स। पेपिनो सलागा तक पहुंच जाता है और एकदम से ही अपने सर से उसके पेट में अटैक करता है। सलागा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और किसी वजह से हम देखते हैं उसके 3 सर दिख रहे होते हैं। सलागा चिल्लाता है, तुम बेवकूफ़। सलागा खुद को गिरने से बचाता है और हम देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखता है और इसके बाद वो अपने दोनों पैरों से पेपिनो पे अटैक करता है।
पेपिनो सलागा के इस अटैक की वजह से एकदम से ही आसमान में उड़ जाता है और हम देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ होता है। उसके मुंह से खून भी निकला होता है, पर एकदम से ही पेपिनो के साथ कुछ होता है और हम देखते हैं कि उसके शरीर में से बिजली निकलने लग जाती है। पेपिनो के शरीर में से लगातार एनर्जी निकल रही होती है और एकदम से ही वो खुद को हवा में रोकता है और बिजली की तेजी से सलागा की तरफ बढ़ने लग जाता है। पेपिनो सलागा तक पहुंच के एकदम से ही उसके पेट में अटैक करता है और एकदम से ही उसके पेट पे अपनी कूहनी जड़ देता है। हम देखते हैं कि सलागा के मुंह से खून निकल जाता है। सलागा को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि एक कमज़ोर सय्यन उसका सामना कैसे कर सकता है। पेपिनो हवा में ही रुक जाता है और हम देखते हैं कि सलागा बहुत जोर से जाके ज़मीन से टकराता है। सलागा जिस चट्टान से टकराया होता है वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है और हम देखते हैं कि सलागा उसके अंदर धंस चुका होता है, पर सलागा अभी भी सही सलामत होता है और एकदम से ही वो पत्थरों से बाहर आता है और वो इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है, इतनी बुरे तरीके से कि उसके चिल्लाने की वजह से शॉकवेव्स भी दिख रही होती हैं। सलागा एकदम से ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करता है और चिल्लाता है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। सलागा का शरीर एकदम से ही बड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके कपड़े भी फट जाते हैं। सलागा इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसकी आंखों में भी डार्कनेस भरने लग जाती है। सलागा चिल्लाता है कि हो सकता है इस वक्त तुम मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत दे रहे हो, पर तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि पिछले 4,03,986 सालों में मैंने कितना जादू इकट्ठा किया है और मैं वो सब कुछ तुम्हें आज दिखाने वाला हूँ। पेपिनो को एकदम से सलागा के अंदर से बहुत ज़्यादा डार्कनेस महसूस होने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। सलागा इसके बाद बहुत ही ईवल तरीके से बोलता है, पेपिनो आज मैं तुम्हें मिट्टी में मसलने वाला हूँ। इसके बाद हम सलागा की प्योर स्टेट को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से डार्कनेस से घिरा होता है और वो बिल्कुल एक डीमन की तरह लग रहा होता है। उसके मसल्स पूरी तरीके से बल्ज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उसका कटा हुआ हाथ भी वापस आ जाता है। पेपिनो बोलता है कि सलागा मैं तो बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। हम देखते हैं कि सलागा एक डीमन घोस्ट की तरह बहुत तेज़ी से पेपिनो की तरफ बढ़ रहा होता है और पेपिनो अटैक को झेलने के लिए खुद को तैयार करता है। पेपिनो बोलता है कि ये अटैक लेफ्ट से आने वाला है, इसलिए मुझे कुछ मजबूत बनाना होगा ताकि वो अटैक के इम्पैक्ट को झेल सके। सलागा एकदम से ही अटैक को शूट करता है, पर हम देखते हैं कि ये अटैक पेपिनो के लेफ्ट से नहीं आता बल्कि ये अटैक राइट से आता है। इस अटैक का नाम होता है रिवर्स स्पेस पंच। इस अटैक से पेपिनो की हालत ख़राब हो जाती है। वो बोलता है क्या? हम देखते हैं कि पेपिनो की राइट साइड पूरी तरीके से खून से लथपथ होती है। पेपिनो नीचे की तरफ जाके गिर रहा होता है और हम देखते हैं कि सलागा उसका पीछा कर रहा है। तभी हम फिर से सलागा को देखते हैं। सलागा एकदम से ही अपने राइट साइड से अटैक शूट करता है, पर हम देखते हैं कि पेपिनो को एक बारी फिर से रिवर्स पंच लगता है और ये अटैक उसके चेहरे की लेफ्ट साइड में आके लगता है। पेपिनो आखिरकार थोड़ा बहुत होश में आता है और खुद को ज़मीन पर लैंड कराता है। पेपिनो बोलता है कि मैं ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं झेल पाऊंगा। पेपिनो एकदम से बोलता है डोम। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक बैरियर बनने लग जाता है। सलागा एकदम से ही किसी तरीके से पेपिनो के पीछे पहुंच जाता है और वो देखता है कि पेपिनो ने एक शील्ड बनाई है। सलागा बोलता है कि लगता है हमारे प्यारे साइंटिस्ट ने अपना डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया है, लगता है उसके पास ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं। सलागा एकदम से अपने हाथ से चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि पेपिनो की शील्ड के अंदर कुछ होने लग जाता है। किसी तरीके का धुआं एकदम से ही शील्ड के अंदर फैलने लग जाता है। पेपिनो एकदम से ही इसे नोटिस करता है और वो बोलता है स्मोक, ये ज़रूर टॉक्सिक होगा। सलागा चिल्लाता है कि वो तुम्हें बाहर लेकर आ जाएगा बिना ज़्यादा एफर्ट के, और सलागा इस बारे में सही था। हम देखते हैं कि पेपिनो अपने चेहरे को पकड़ के एकदम से ही शील्ड से बाहर आता है। पेपिनो बोलता है कि लगता है ये डीमन मुझे बिल्कुल भी सांस लेने नहीं देगा। पेपिनो एकदम से ही कुछ नोटिस करता है, उसके शरीर के चारों तरफ कुछ हो रहा होता है। पेपिनो बोलता है स्मोक, ये मुझे घेर रहा है। हम देखते हैं कि ये स्मोक असल में सलागा ही होता है और वो एकदम से पेपिनो के पीछे पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। पेपिनो चिल्लाता है कि मेरे ऊपर से हटो। हम देखते हैं कि सलागा एकदम से पेपिनो के साथ कुछ करता है और उसे एब्जॉर्ब करने लग जाता है। वो उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। पेपिनो बोलता है मेरी लाइफ एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि वो कम हो रही है और इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। बुल्मा चिल्लाती है पेपिनो डटे रहो। सलागा पेपिनो से बोलता है कि ये एक बहुत ज़्यादा रिसेंट टेक्निक है जो कि मैंने कॉपी करी है। कुछ ऐसे क्रीचर्स थे जो कि प्योर एनर्जी से बने हैं। वो प्लेनेट ब्रेड पे रहते थे और उनके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य था कि लाइफ एनर्जी को ढूंढ के उसे एब्जॉर्ब करना। और देखो इस टेक्निक के सामने तुम हार रहे हो। तभी एक आवाज़ आती है, नहीं जागो। ऐसा लग रहा होता है कि पेपिनो के अंदर से उसकी सोल निकल रही है और उसकी सोल उसे जगा रही है, पर असल में ये पेपिनो की सोल नहीं है। पेपिनो चिल्लाता है काइबा। काइबा एकदम से एनर्जी से एक पंच बनाता है और ये पंच सीधा सलागा के चेहरे पे मारता है। सलागा इस पंच को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए पेपिनो उसके हाथों से छूट जाता है। हम देखते हैं कि पेपिनो एकदम से ही किसी तरीके के आर्मर से घिरने लग जाता है। ये आर्मर उसकी पूरी बॉडी पे फैल रहा होता है। हम देखते हैं कि पेपिनो किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है
और वो बोलता है काइबा, जिसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन काइबा की वजह से पॉसिबल हुई है। काइबा एकदम से बोलता है स्टेबलाइजेशन 100% कंपैटिबल होस्ट, आर्मर मोड एक्टिवेटेड। बुल्मा ये सब कुछ दूर से देख रही होती है और वो बोलती है कि ये क्या है। सलागा बोलता है कि ये बस तुम्हारा एक और गैजेट है, तुम मुझे और ज़्यादा सरप्राइज नहीं कर पाओगी। हम पेपिनो के चेहरे को देखते हैं जिसको काइबा की आर्मर ने कवर कर रखा होता है। पेपिनो बोलता है काइबा, तो यानी कि इतने समय से तुम इवॉल्व हो रहे थे, देखते हैं कि तुम आखिर क्या कर सकते हो। पेपिनो एकदम से सलागा पे अटैक करता है और हम देखते हैं कि एक बार फिर से वही बिजली उसे घेर लेती है। पेपिनो सलागा के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच चढ़ देता है। पेपिनो का ये पिछला पंच इतना ज़बरदस्त था कि हम देखते हैं कि सलागा एक माउंटेन को तोड़ते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है, पर सलागा ने भी अभी तक हार नहीं मानी है। हम देखते हैं कि वो एकदम से एक पंच बनाता है, ये भी एक तरीके का एंटी स्पेस पंच है। हम देखते हैं कि सलागा ये पंच आसमान की तरफ मारता है और ये रिवर्स एंटी स्पेस पंच हम देखते हैं कि पेपिनो के सर पे आके लगता है। हम देखते हैं कि पेपिनो के सर से खून निकलने लग जाता है, पर पेपिनो ज़्यादा घायल नहीं होता, वो लड़ने के लिए अभी भी उतने ही जोश में दिख रहा होता है। तभी हम एक बार फिर से सलागा के चेहरे को देखते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि ये एबिलिटी सच में मुझे नुकसान पहुंचा रही है, तुम सच में कमाल हो, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी, तो इसे रोक के दिखाओ अगर तुम रोक सकते हो तो। हम देखते हैं कि इसके बाद एकदम से ही सलागा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। सलागा इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपनी सारी डिमोनिक ताकतों को रिलीज़ करता है और हम देखते हैं कि उसके 4 एक्स्ट्रा हाथ निकल आते हैं। टोटल उसके अब 6 हाथ हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सलागा अपने सारे हाथों से एंटी स्पेस पंच पेपिनो पे शूट करने लग जाता है। पेपिनो पे चारों तरफ से पंचेस शूट हो रहे होते हैं और पेपिनो किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। शुरुआत में ऐसा लग रहा होता है कि पेपिनो खुद को नहीं बचा पाएगा, पर तभी हम पेपिनो के चेहरे को देखते हैं। पेपिनो के चेहरे को देखकर ये बात क्लियर हो जाती है कि वो इन अटैक से खुद को बचाने में कामयाब हो रहा है और अभी तक एक भी पंच उसे नहीं लगा है। सलागा बोलता है कि ये बेवकूफ़ मेरी सारी पोजीशंस को देख रहा है ताकि ये अटैक के रास्ते में ना आए। सलागा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है, चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं मुझे वो करना ही होगा। ये बोलते ही सलागा एकदम से अपने 6 के 6 हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है और एक अटैक तैयार करने लग जाता है। जल्दी सलागा के पीछे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा अटैक होता है। सलागा हंसते हुए बोलता है कि तुम इस अटैक को डॉज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो तुम्हें और इस बुल्मा को भी मार देगा। तुम्हारे पास इसे रोकने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है, तो आगे बढ़ो और मेरी इच्छा को पूरा करो। हम पेपिनो के चेहरे को देखते हैं। पेपिनो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो बोलता है कि अरे नहीं, मैं हार नहीं सकता, इस वक्त सभी लोग मुझ पर ही निर्भर हैं। पेपिनो अटैक को रोकने का फैसला करता है और हम देखते हैं कि आखिरकार सलागा अपने अटैक को शूट कर देता है। पेपिनो अपनी पूरी ताकत के साथ इस अटैक को रोकने की कोशिश करने में लग जाता है। सलागा भी अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोलता है हार मान लो, इस अटैक को खुद पर हावी होने दो, मैं तुम्हारे दर्द को भी ले सकता हूँ अगर वो तुम्हारी चॉइस को आसान बनाता है तो। तभी हम पेपिनो की आंखों को देखते हैं। पेपिनो बोलता है सलागा, मास्टर ऑफ डायमेंशंस, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। सलागा कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता और बुल्मा का भी यही हाल होता है, पर तभी हम पेपिनो को देखते हैं। पेपिनो अब अटैक को रोक नहीं रहा होता, बल्कि वो एकदम से अपने हाथ से एक अटैक शूट करता है। हम देखते हैं कि पेपिनो का ये अटैक सलागा के अटैक को चीरते हुए जाता है और सीधा सलागा के पेट में जाके घुस जाता है। पेपिनो के इस सरप्राइज अटैक से सलागा खुद को नहीं बचा पाता। सलागा के चेहरे पे स्माइल होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। सलागा बोलता है कि की का मुझ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, पर ऑफ कोर्स ये उसकी प्लानिंग की वजह से हुआ है, उसने सब कुछ प्लान कर रखा था। तभी हम देखते हैं कि सलागा चुटकी बजाता है। सलागा का अटैक एकदम से ही कन्फेटी में बदल जाता है। हम देखते हैं कि पेपिनो का अटैक सलागा की कमर के बीचों बीच से निकला होता है, यानी कि पेपिनो के अटैक ने सलागा के दिल को चीर दिया होगा। हम देखते हैं कि सलागा के चारों एक्स्ट्रा हाथ भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद सलागा अपनी आंखें बंद करता है, उसके मुंह से और ज़ोर से खून निकलने लग जाता है। पेपिनो बोलता है सलागा, ये इस लड़ाई का अंत है। हम इसके बाद सलागा के चेहरे को फिर से देखते हैं, उसके चेहरे पे स्माइल होती है। सलागा एक स्माइल के साथ बोलता है बहुत बढ़िया हाइब्रिड, मुझे मानना पड़ेगा, तुम सच में जीत चुके हो। सलागा एकदम से अपना सर ऊपर करता है, उसके चेहरे पे हंसी होती है, उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है। सलागा बोलता है वेनरेबल हेयर, डोला और तुम मेरे भाई, अब ये सब कुछ मैं तुम पे छोड़ता हूँ। हम देखते हैं कि सलागा एकदम से ही एक चुटकी बजाता है और तभी एक पोर्टल खुलता है। सलागा बोलता है कि मैं अपने मिशन में फेल हो गया हूँ, इसीलिए अपने असूल के हिसाब से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ उस बुल्मा के साथ। इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगा कि एमरॉन मेरे से भी ज़्यादा रियल है, तो तुम उसके खिलाफ जो भी करने वाले हो वो सोच समझ के करना,
मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि उसके खिलाफ कुछ भी करने से पहले 2 बारी ज़रूर सोचना। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सलागा एकदम से गिरने लग जाता है। तभी हम फिर से पेपिनो को देखते हैं, जिसने अभी अभी सलागा पे इतना खतरनाक अटैक किया होता है। उसके हाथ में अभी भी वो लेज़र है जिससे उसने सलागा पे हमला किया था। पर सलागा के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई के बाद पेपिनो के शरीर पर भी इसका असर दिखने लग जाता है। हम देखते हैं कि एकदम से ही पेपिनो दर्द में बहुत बुरी तरीके से खांसता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही होती है। तभी एकदम से पेपिनो के साथ कुछ होता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हम देखते हैं कि काइबा उसके पास आ गया है और उसकी बॉडी को हील करना शुरू कर दिया है। पेपिनो बोलता है, काइबा तुम काफ़ी बदल गए हो। थोड़ा सा हील होने के बाद पेपिनो बोलता है कि अब हमें मिस बुल्मा को भी आज़ाद करना चाहिए। पेपिनो इसके बाद खड़ा होता है और जाके बुल्मा को आज़ाद करता है। हम देखते हैं कि बुल्मा बहुत ज़्यादा खुश होती है। बुल्मा खुश होकर बोलती है कि तुमने आखिर कर दिखाया। मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। पेपिनो बस एक हीरो की तरह थम्स अप करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा पेपिनो को लेकर उस पोर्टल से बाहर चली जाती है। वहाँ पर काबा ऑलरेडी खड़ा होता है, जो कि बुल्मा और पेपिनो को देख के काफ़ी खुश लग रहा होता है। तभी हम एडमिरल फिनेल को देखते हैं। वो बुल्मा से पूछती है कि उसका क्या हुआ। एडमिरल फिनेल ने सलागा जैसी शक्ल बना रखी होती है। बुल्मा बोलती है कि पेपिनो ने उसे ख़त्म कर दिया। ये बात सुन के कलीफ्ला और काबा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पेपिनो को बहुत बढ़िया बोलते हैं। हम देखते हैं कि पेपिनो बस एक स्माइल करता है। एडमिरल फिनेल बहुत ही प्राउडली पेपिनो की तरफ देख रही होती है और बोलती हैं कि ये नौजवान, सच में मुझे विश्वास नहीं होता। बुल्मा पेपिनो से बोलती है, पेपिनो मुझे और तुम्हें तुम्हारी मॉम को ज्वाइन करना चाहिए, उन सभी लोगों के पास जिन लोगों को वहाँ पर रखा गया है, क्योंकि फ़िलहाल वही जगह हमारे लिए सेफ रहेगी। बाकी सभी लोग वापस जाके फ़ाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिरल फिनेल, काबा और कलीफ्ला तीनों खुश होते हैं क्योंकि उनका बुल्मा को बचाने का मिशन सक्सेसफुल रहा और वो इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पेपिनो का बुल्मा को सेफ रखने में सबसे बड़ा हाथ है। काबा सीरियस होकर बोलता है कि पता नहीं बाकी लोग क्या कर रहे होंगी, पता नहीं केल ब्रोली को शांत कर पाने में कामयाब रही या नहीं, क्योंकि मैं केल की को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। कलीफ्ला बोलती है कि चलो हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते, हमें वापस केल के पास पहुँचना होगा। हम इसके बाद बैटलफील्ड में वापस आते हैं और किंग सडाला को देखते हैं। इस सीरीज़ में पहली बारी हम किंग सडाला को उनकी सुपर सैयन की फॉर्म में देखते हैं। किंग सडाला की डोला के खिलाफ लड़ाई चल रही है। हम देखते हैं कि डोला अपने कटे हुए हाथ को सही कर रहा होता है और बोलता है कि अच्छा, तो तुम भी अपने बालों का रंग चेंज कर सकते हो, मुझे लगता है कि ये कलर मुझे भी सूट करेगा। किंग सडाला सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो गए हैं पर उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा। वो बोलते हैं कि मुझे ये फीलिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं, उस बारे में मैं अभी नहीं सोच सकता। हम देखते हैं कि किंग सडाला अटैक करने के लिए डोला की तरफ बढ़ते हैं। डोला एकदम से किंग सडाला को देख के हंसता है और बोलता है कि लगता है इन प्राचीन लोगों को ख़त्म करने का समय आ गया है, सच में ये किसी काम के नहीं है। किंग सडाला एकदम से ही डोला के पास पहुंच के फाइटिंग स्टांस लेते हैं और बोलते हैं, बेवकूफ़, मेरा विश्वास करो, तुम और तुम्हारे साथी कभी भी सडाला की हार का कारण नहीं बनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डोला भी अटैक करने के लिए किंग सडाला की तरफ बढ़ने लग जाता है, वो भी अपने उसी हाथ से जो कि उसने अभी अभी मैजिक से जोड़ा है। जैसे ही डोला अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, उसे एकदम से ही कुछ महसूस होता है, एकदम से ही वो रुक जाता है। एक बहुत ही अजीब तरीके की एनर्जी उसे चारों तरफ से घेर लेती है, उसका शरीर चमकने लग जाता है। उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होता और किंग सडाला भी काफ़ी हैरान होते हैं। डोला बोलता है कि सलागा कहाँ पर है, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो किसी तरीके से टूट गया है, नहीं लगता है मुझे कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। हम देखते हैं कि डोला अपनी जगह पर ही खड़ा होता है और एकदम से ही किंग सडाला एक बहुत ही ताकतवर पंच बनाने लग जाते हैं। किंग सडाला एकदम से ही अपना पंच शूट करते हैं और हम देखते हैं कि उनके सामने एकदम से एक पोर्टल खुलता है और उनके खुद का पंच एकदम से ही उनके चेहरे पे आके लगता है। हम देखते हैं कि उनके मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये पंच बहुत ही ज़बरदस्त था। किंग सडाला अपने ही पंच की वजह से काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। वो बोलते हैं कि ये पोर्टल सच में बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि मैं खुद को ही बहुत बुरी तरीके से घायल कर दूं। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किंग सडाला एक और बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाते हैं और क्योंकि वो इस वक्त डोला के बिल्कुल बराबर में है, एकदम से ही वो ये पंच डोला पे शूट करते हैं। पर हम देखते हैं कि डोला बिल्कुल शांत खड़ा होता है और वो खुद को बचाने के लिए एकदम से एक पोर्टल खोल देता है। पर तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला अपने हाथ को चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि ये बस एक ट्रिक थी। किंग सडाला एक ही चाल में बार बार फंसने वालों में से नहीं है और हम देखते हैं कि उनका ये पंच एकदम से ही डोला के चेहरे पे लगता है और डोला के मुंह से खून निकल जाता है। हम देखते हैं कि डोला को ये पंच पड़ने के बाद किंग सडाला एकदम से ही कुछ महसूस करते हैं। किंग सडाला बोलते हैं कि इसका टेम्परामेंट और एटीट्यूड पूरी तरीके से बदल चुका है, आखिर क्या चल रहा है। तभी हम डोला को देखते हैं। डोला को उस पंच से ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा होता, वो कुछ सोच रहा होता है। डोला अपने मन में सोचता है कि कुछ देर पहले एक डायमेंशन खुला था, उसी समय मुझे महसूस हुआ कि मेरे और सलाका के बीच में जो लिंक है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी समय किंग सडाला एक और बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना लेते हैं। ये पंच बनाकर वो अपने हाथ में सिर्फ एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि तुम इस वक्त कहीं खोए हुए हो, पर मेरे ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि मुझे पूरी करनी है।
अगर तुम मेरा सामना नहीं करना चाहते तो मैं इस लड़ाई को छोटी कर देता हूँ। उसी समय डोला को भी समझ आ जाता है कि सलाका के साथ क्या हुआ होगा। वो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा है तो यानी कि वो। तभी किंग सडाला अपने हाथ में से इस कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को एक साथ रिलीज करते हैं और हम देखते हैं कि एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी स्वॉर्ड सीधा रिलीज होकर डोला की तरफ बढ़ने लग जाती है। डोला बिना कुछ सोचे अपने आप को एक ही झटके में बचा लेता है और हम देखते हैं कि वो किक मारने के लिए एकदम से ही किंग सडाला की तरफ बढ़ता है, पर किंग सडाला भी किसी तरीके से खुद को बचा लेते हैं। डोला किंग सडाला तक पहुंच के बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम अब मेरी प्रायोरिटी में नहीं हो, पर अगर तुम मुझसे फिर भी लड़ना चाहते हो। किंग सडाला डोला की स्पीड को देख के हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं इतनी स्पीड। हम देखते हैं कि डोला ज़मीन पे जाके लैंड करता है, पर अचानक से ही उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा होने लग जाता है। किंग सडाला बोलते हैं कि जिस तरीके से वो मूव कर रहा है वो किसी तरीके से भी नॉर्मल नहीं है। तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला एक और बहुत ही ज़बरदस्त पंच डोला को मारते हैं। डोला अपनी जगह पर ही खड़ा होता है, पर वो अपनी जगह पर खड़े खड़े ही किंग सडाला के पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। डोला एक बारी फिर से बहुत तेजी से मूव करता है और हम देखते हैं कि वो किंग सडाला की गर्दन को पकड़ लेता है। किंग सडाला को समझ ही नहीं आ रहा होता कि अचानक से ही डोला के साथ ही क्या हुआ, वो एकदम से ही इतना ज़्यादा कैसे बदल गया। डोला इसके बाद किंग सडाला के नज़दीक जाता है और बोलता है कि अगर सलाका के साथ सच में वो हुआ है जो कि मैं सोच रहा हूँ, तो मेरा विश्वास मानो कि मैं अपने गौरव को दांव पे लगा के ये बात बोल रहा हूँ। इस प्लेनेट के हर एक शख्स को निकल जाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर महसूस होगा। किंग सडाला एकदम से अपनी कोने से डोला के सर पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अटैक करते हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि किंग सडाला कामयाब रही, पर तभी हम देखते हैं कि डोला वहाँ से गायब हो चुका है। डोला किंग सडाला से थोड़ी सी दूरी पे खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों से कुछ करता है। वो किसी तरीके का मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। डोला एकदम से अपने हाथ में किसी तरीके की एनर्जी को ले आता है और अपने पूरे शरीर पे फैलाने लग जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि डोला पूरी तरीके से हील हो चुका है। डोला अपने आप को इतनी परफेक्टली हील कर चुका होता है कि ऐसा लगता है कि वो इस फाइट में अभी अभी उतरा हो। किंग सडाला भी ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो चौंक कर बोलते हैं कि ये क्या है, क्या वो खुद को रिकवर भी कर सकता है। किंग सडाला हैरानी से बस डोला की तरफ देख ही रहे होते हैं। तभी एकदम से डोला एक पोर्टल खुलता है और इसके बाद वो अपना हाथ एकदम से ही पोर्टल के अंदर डालता है। किंग सडाला समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि डोला का ये पोर्टल कहाँ खुलेगा। तभी हम देखते हैं कि ये पोर्टल एकदम से ही किंग सडाला के पीछे खुलता है। डोला का हाथ पोर्टल से बाहर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि एकदम से ही डोला किंग सडाला की गर्दन को पकड़ लेता है। किंग सडाला बिल्कुल भी हैरान नहीं होते। वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे। इससे पहले कि किंग सडाला अपनी बात को पूरी कर पाए, हम देखते हैं कि डोला एकदम से ही किंग सडाला के साथ कुछ करता है। किंग सडाला किसी तरीके की डार्क एनर्जी से पूरी तरीके से घिर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो बोलते हैं कि ये क्या था। इसके बाद डोला एकदम से ही किंग सडाला के सर को ज़मीन पर दे मारता है और बोलता है नीचे। डोला किंग सडाला की गर्दन को पकड़ के उनके सर को नीचे दबाने लग जाता है। तभी वो किंग सडाला के सामने एक पोर्टल खोलता है और किंग सडाला उसके अंदर गिरने लग जाते हैं। डोला पिछले वाले पोर्टल से बाहर आ जाता है और बोलता है बेवकूफ़, तुमने अपने पेट को जला लिया ताकि तुम अपने घाव को हील कर सको। उससे बेहतर ये होता कि तुम इस बात का ध्यान रखते कि तुम्हें एक ही जगह पे फिर से घाव ना हो। हम देखते हैं कि इतना बोलते ही डोला किंग सडाला को अपनी तरफ खींच लेता है और एकदम से ही उनके पेट में बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर किंग सडाला ने अपने घाव को जलाकर हील करने की कोशिश करी थी, ताकि उस घाव के अंदर से खून ना निकले और वो लड़ते रह सके। हम देखते हैं कि डोला का ये अटैक बहुत ज़बरदस्त था और किंग सडाला कुछ पलों के लिए बेहोश हो जाते हैं। उनकी आंखों के प्यूपल्स भी गायब हो जाते हैं, पर किंग सडाला जल्दी खुद को संभालते हैं और एकदम से ही डोला से दूर होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी ये बात उतनी ही अच्छी तरीके से पता है जितने अच्छे तरीके से मैं ये बात जानता हूँ कि ये घाव मुझे रोकने नहीं वाला। हम देखते हैं कि किंग सडाला ने अपने घाव को पकड़ा हुआ होता है और वो एनर्जी से उस घाव पे कुछ कर रहे होते हैं। किंग सडाला इसके बाद बोलते हैं कि ये घाव के बदले घाव। किंग सडाला इतना बोलते ही डोला पे अटैक करते हैं और उसके चेहरे पे अपना घुटना जड़ देते हैं। हम देख सकते हैं कि इस अटैक की वजह से डोला के मुंह से खून निकल आता है। किंग सडाला बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और उनका रेज बढ़े जा रहा होता है। तभी उनके साथ कुछ होता है। एकदम से ही उनकी आंखों के आगे किसी तरीके की डार्कनेस आने लग जाती है। वो बोलते हैं फिर से। ये डार्कनेस किसी तरीके का अटैक नहीं है, बल्कि ये किंग सडाला के मन का गिल्ट है। ये डार्कनेस किंग सडाला के सामने आकर बोलती है सडाला। किंग सडाला के मन में ये डार्कनेस ह्यूमनॉइड फॉर्म ले रही होती है और उन्हें चारों तरफ से घेर रही होती है। डार्कनेस किंग सडाला से बोलती है सडाला, क्या तुम्हें किसी भी बात की शर्म नहीं है? ये ताकत श्रापित है और सारी इसकी गलती है। क्या तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं है? किंग सडाला बोलते हैं कि मुझे तुम सब याद हो, पर अभी नहीं। किंग सडाला के मन का गिल्ट बोलता है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। हम सब तुम्हारी वजह से मारे गए थे। सालों पहले किंग सडाला एक वॉरियर थे और उनके हाथों काफ़ी सारे मासूमों की मौत हुई थी और उनके मन में उन सभी मौतों का ही गिल्ट है। फाइट में किंग सडाला खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपने चेहरे को पकड़ते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे ये सब पता है और मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा भी है, पर मुझे आगे बढ़ना होगा।
इतना बोलते ही किंग सडाला अपनी सुपर साइयन की फॉर्म से बाहर आ जाते हैं। तभी हम डोला को देखते हैं जो कि किंग सडाला के सामने खड़ा होता है। डोला बोलता है कि और ये इस प्लेनेट का राजा है। इसके बाद वो अपने मुंह से खून थूकता है। तभी हम देखते हैं कि डोला अपने हाथ में एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है और किंग सडाला की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी हम ब्रिजर्कर ब्रोली को देखते हैं जो कि चिलाई की मौत के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। केल उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी पर वो केल को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है। हम देखते हैं कि ब्रोली केल को एक पंच मार रहा था। तभी वो एकदम से रुक जाता है और ये चीज़ डोला भी नोटिस करता है। वो ब्रोली की तरफ देखता है। वो बोलता है कि वो दूसरा ग्रीन बालों वाला वॉरियर उसने अपने साथी पर हमला करना बंद कर दिया है। हम देख सकते हैं कि ब्रोली अपनी जगह पे जमा हुआ है और केल ज़मीन पे पड़ी हुई है। केल की ऐसी हालत देख के डोला बोलता है कि चलो हमारे लिए एक खतरा कम हो गया। वो कितना बेवकूफ़ था। हम इसके बाद ब्रोली को नज़दीक से देखते हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली की आंखों में पिंपल्स वापस आ रहे होते हैं, यानी कि ब्रोली धीरे धीरे करके होश में आ रहा है। ब्रोली इस वक्त आधे ही कंट्रोल में होता है और वो केल की हालत को देख के रो रहा होता है। केल का पूरा चेहरा खून खून हो रखा होता है और उसके शरीर की भी शायद यही हालत होगी। बेहोश होने से पहले वो आखिरी शब्द बोलती है, भगवान के लिए प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी ब्रोली एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और केल पे बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है। पर ब्रोली केल पे नहीं चिल्ला रहा, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा इसलिए चिल्ला रहा होता है। एकदम से ही केल के चेहरे पे पानी गिरता है और वो एक बारी फिर से होश में आ जाती है। वो बोलती है ब्रोली। केल ब्रोली के चेहरे को देखती है और ब्रोली बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है। केल बोलती है कि उसकी नोने क्रीचर को चिलाई के साथ ऐसा करने के लिए कीमत चुकानी होगी, पर तुम ऑलरेडी अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हो। मुझे तुम पे विश्वास है, इतना विश्वास जितना किसी को भी नहीं है। केल ब्रोली को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी साइड का ऑलरेडी काफ़ी नुकसान कर चुका है, इसीलिए उसे होश में आना होगा ताकि वो अपने दोस्तों की मदद कर सके। केल ब्रोली की छाती पर फिस्ट बम्प मारती है ताकि वो उसे बता सके कि वो उस पर विश्वास करती है। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि केल बेहोश हो जाती है और ब्रोली उसके पास निराश बैठा हुआ होता है। इसके बाद हम ब्रोली के दिल के अंदर आते हैं जहाँ पर उसकी खुद से ही एक अलग लड़ाई चल रही है। ब्रोली बोलता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, चिलाई काश मैं तुम्हारी जगह पर होता। तभी ब्रोली के पीछे से एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ सुन के वो चौंक जाता है। नहीं, हमारे पास चिलाई और लीमू के अलावा कोई भी नहीं है। ब्रोली पीछे मुड़ के देखता है और ये उसकी डार्क साइड है, यानी कि ब्रोली की ब्रिजर्कर साइड, जो कि गुस्सा आने पे उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेती है। ब्रोली की ब्रिजर्कर साइड बोलती है, वो दोनों हमारे इकलौते दोस्त और परिवार है। उस डीमन को इसकी कीमत चुकानी होगी, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमारा गुस्सा ही हमारे बदले की चाबी बनेगा। ब्रोली बोलता है, नहीं, ये ताकत, ये अंदरूनी गुस्सा, इसकी वजह से हमें हमेशा ही नुकसान हुआ है। इसकी वजह से हम हमेशा ही अपने दोस्तों और परिवार को नुकसान पहुंचा देते हैं। ब्रोली की ब्रिजर्कर पावर बोलती है, तुम गलत हो। ताकत ही है जो कि दुनिया चलाती है। इस ताकत की वजह से कोई भी हमारे नजदीकियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करेगा। ब्रोली चिल्लाता है और बोलता है कि इससे पहले कि हमारे दुश्मन हमसे डरना शुरू करे, मुझे बताओ कि उससे पहले हम कितने लोगों को अपना शिकार बना लेंगे। हमें कितनी और जिंदगियां लेनी होंगी अपने ही हाथों से, इससे पहले कि हम पे हमला करने वाले ये समझ सकें कि उन्हें हम पे हमला करना ही नहीं चाहिए था। बताओ, मुझे जवाब दो। ब्रोली की ब्रिजर्कर साइड बोलती है, तुम समझ नहीं रहे हो हमें। ब्रोली बोलता है, नहीं, तुम हो जो कि समझ नहीं रहे हो। तुम सिर्फ मेरी नेगेटिव इमोशंस का एक रूप हो जो कि इतना ताकतवर हो गया है कि मेरे ही दोस्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे दुश्मन मेरे इमोशंस का इस्तेमाल मेरे दोस्तों के खिलाफ ही कर रहे हैं और मुझे ये रियलाइज़ करने के लिए केल को मौत का सामना करना पड़ा। मुझे लग रहा था कि मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स की रक्षा के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, पर आखिरकार उन लोगों को मेरी ही वजह से डरना पड़ रहा था। मेरे दुश्मन मेरा ही इस्तेमाल कर रहे थे अपने गोल को अचीव करने के लिए, और अब देखो हम कहाँ पर हैं। ब्रोली उस समय को याद कर रहा होता है जब फ्रीज़ा ने उसके फादर को मार दिया था और उसके इमोशंस का इस्तेमाल किया था, और ये बोलते बोलते ब्रोली की आंखों में आंसू भी होते हैं। ब्रोली की दो स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ आपस में लड़ रही होती हैं, पर आखिरकार ब्रोली खुद को कंट्रोल में ला पा रहा है। आखिरकार वो अपने रेज को पीछे छोड़ रहा है, यानी कि अपनी ब्रिजर्कर साइड को, पर ब्रोली की ब्रिजर्कर साइड उसे नहीं छोड़ना चाहती। वो बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, तुम इस तरीके से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ब्रोली बहुत ही शांति से बोलता है, मुझे मजबूर मत करो। हम देखते हैं कि ब्रोली रियल लाइफ में भी कंट्रोल में आ चुका होता है और वो केल से दूर जा रहा होता है। ब्रोली बोलता है, मैं कभी भी ऐसी हैवानियत का इस्तेमाल फिर से नहीं करूँगा। ब्रोली की ब्रिजर्कर साइड बोलती है, तो तुम्हारा ये प्लान है? तुम उस डीमन को डिस्ट्रॉय करने का इकलौता चांस भी छोड़ देना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अंदर जो ताकत छुपी हुई है तुम उसे कंट्रोल कर पाओगी? एक ऐसी ताकत जिसका बढ़ना कभी भी रुकेगा नहीं। ब्रोली बोलता है कि मैं तुम्हारा सामना ज़रूर करूँगा। मुझे अपने दोस्तों पर विश्वास है। ये बात सच है कि ये ताकत मेरी मदद करती है।
पर यहाँ से आगे मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला हूँ, ना कि तुम मेरा इस्तेमाल करोगे। ब्रोली की बेजरकर साइड बोलती है। तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। ब्रोली गुस्से में चिल्लाता है, चुप हो जाओ। इसके बाद हम किंग सडाला और डोला की फाइट में वापस आते हैं। डोला किंग सडाला की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है, यूर मैजेस्टी, अब मैं आपको ख़त्म करने वाला हूँ, यहीं के यहीं। इससे पहले कि डोला किंग सडाला तक पहुँच पाए, हम देखते हैं कि बीच में ही उसका कोई हाथ पकड़ लेता है, वो भी इतनी ज़ोर से कि उसके हाथ में से खून निकल जाता है। डोला काफ़ी हैरान होता है। डोला बहुत ही शांति से ब्रोली की तरफ देख के बोलता है, अच्छा तो ये गोरिल्ला एक बारी फिर से वापस आ गया। हम देखते हैं कि डोला का हाथ पकड़ने वाला शख्स कोई और नहीं ब्रोली होता है, जो कि अपनी कंट्रोल्ड सुपर साइयन फॉर्म में है। डोला ब्रोली को घूर रहा होता है और हम देख सकते हैं कि ब्रोली ने डोला के हाथ को इतनी ज़ोर से दबा रखा है कि उसका हाथ टूटने लग जाता है। डोला के चेहरे पे ज़रा सी भी शिकन नहीं होती, ऐसा लग रहा होता है कि उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। डोला एकदम से ही कुछ बहुत ही अजीब सा करता है। एकदम से ही वो अपने एक हाथ से अपना दूसरे हाथ को तोड़ देता है। उसने अपने हाथ को अपने शरीर से पूरी तरीके से अलग कर दिया होता है। तभी डोला एकदम से एक पोर्टल खोल के उस पोर्टल के अंदर जाने लग जाता है और वो लगातार ब्रोली को घूर रहा होता है। हम देखते हैं कि डोला का पोर्टल ब्रोली से थोड़ी दूरी पे खुलता है और डोला पोर्टल से बाहर आके ब्रोली को देख रहा होता है। वो अपने हाथ को हील करने लग जाता है। डोला अपने पूरे के पूरे हाथ को ही रीजनरेट कर रहा होता है। डोला थोड़ी दूरी पे खड़े हुए ब्रोली को देखता है और बोलता है कि अब वो पागल नहीं लग रहा। हम देखते हैं कि ब्रोली डोला के पुराने हाथ को साइड में फेंक देता है और इसके बाद वो साइड में बैठे हुए किंग सडाला को देखता है। ब्रोली बोलता है, सडाला। हम देखते हैं कि किंग सडाला अभी भी ज़मीन में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ होता है। सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से वो खुद पे अपना कंट्रोल खो चुके हैं। उन्हें अभी भी वही लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि पास्ट में उनके हाथों से गलती से मारे गए थे। ब्रोली इसके बाद किंग सडाला के बराबर में बैठता है। ब्रोली बोलता है, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ। ब्रोली इसके बाद किंग सडाला की गर्दन पे बहुत ही ज़बरदस्त कराटे चॉप मारता है। हम देखते हैं कि किंग सडाला एकदम से ही बेहोश हो जाते हैं। दूर खड़े हुए सारे साइयन्स ब्रोली को ऐसा करते हुए देखते हैं। वो देखते हैं कि किंग सडाला किस तरीके से ज़मीन पे बेहोश होकर गिर रहे हैं। सभी साइयन्स ब्रोली को गुस्से में घूर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि उसने हमारे राजा को बेहोश कर दिया, हमारे साथियों की जान लेना उसके लिए काफ़ी नहीं था। पर एडमिरल रूबा को समझ आ रहा होता है कि ब्रोली थोड़ा बहुत बदल गया है। वो बोलते हैं कि ब्रोली अब पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि आखिरकार वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। ब्रोली एकदम से ज़ोर से बोलता है कि अपने राजा को सेफ्टी में लेकर चले जाओ। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करूंगा। किसी भी सैयन को समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। अभी तक ब्रोली उन्हीं पर अटैक कर रहा था। सभी सैयन्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ब्रोली के पास जाना सेफ है भी या नहीं। तभी एकदम से एडमिरल रूबा चिल्लाते हैं कि तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, जैसा वो बोल रहा है वैसा करो। सैयन्स आखिरकार ब्रोली की बात मान लेते हैं और किंग सडाला को दूर ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली डोला को घूर रहा होता है। ब्रोली डोला की तरफ देखकर बोलता है, तुम। तभी हम देखते हैं कि डोला ब्रोली के नज़दीक आ चुका होता है। डोला का हाथ ब्रोली के पेट की तरफ होता है और वो एक बहुत ही ताकतवर अटैक बना रहा होता है। हम देखते हैं कि ब्रोली बिल्कुल शांत है, पर डोला को देख के पता चल रहा होता है कि वो इस अटैक में काफ़ी ताकत लगा रहा है। डोला एकदम से ही अपने ब्लास्ट को शूट करता है। इस ब्लास्ट के बाद ब्रोली कहीं भी दिख नहीं रहा होता, हर तरफ धुआं फैला हुआ होता है। इसके बाद हमारे को ब्रोली की शैडो दिखने लग जाती है। ये बात जल्द ही क्लियर होने लग जाती है कि ब्रोली को डोला के अटैक से ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा और हम देख सकते हैं कि डोला भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। यानी कि आखिरकार वो ब्रोली की ताकत को समझने लग गया है। पर डोला रुकता नहीं है। हम देखते हैं कि एकदम से ही वो हवा में छलांग लगाता है और अपने दोनों हाथों को मिला के एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। डोला ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि वो सलागा की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा और अब उसके सामने ब्रोली जैसा एक अपोनेंट है जिसे वो ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। हम देखते हैं कि डोला इसके बाद अपने अटैक को शूट करता है। डोला का बहुत ही ज़बरदस्त अटैक डोला को डायरेक्टली टकराता है। हम देखते हैं कि ब्रोली के चारों तरफ अटैक की वजह से धुआं फैला हुआ होता है, पर अटैक की वजह से ब्रोली को ज़रा सी भी खरोच नहीं आती। डोला बोलता है, क्या? ऐसा लगता है कि इसे तो हराया ही नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि ब्रोली गुस्से में डोला की तरफ बढ़ रहा होता है। ब्रोली इसके बाद पावर अप करता है और उसका ऑरा चारों तरफ फैला हुआ होता है। हम देखते हैं कि ब्रोली इसके बाद डोला की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है जो अभी भी उससे काफ़ी दूरी पर है। तभी ब्रोली एकदम से ही अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि ब्रोली का हाथ डोला के कंधे पे होता है। डोला भी इस चीज़ से बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ब्रोली इतनी तेजी से उसके नज़दीक कैसे पहुंच गया। ब्रोली डोला से बोलता है कि तुम रीजनरेट कर सकते हो, सही कहा ना? डोला बोलता है, क्या? डोला कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। तभी ब्रोली बोलता है कि तुमने उसके साथ इसी तरीके से किया था ना। ब्रोली एकदम से ही अपने हाथ को डोला के शरीर के आर पार कर देता है और उसकी छाती को चीर देता है। ब्रोली की ताकत उस लेवल पे पहुंच गई है कि उसने डोला के शरीर को मक्खन की तरह काट दिया। ब्रोली इस वक्त डोला के साथ वही कर रहा है जो कि डोला ने चिल्लाए के साथ किया था। डोला के शरीर से बहुत तेजी से खून निकलने लग जाता है। हम देखते हैं कि डोला इसके बाद अपने शरीर में हुए हुए गड्ढे को देख रहा होता है
डोला दर्द से ज़्यादा हैरानी में दिख रहा होता है और ब्रोली इसके बाद अपने हाथ को डोला के शरीर से बाहर निकालता है। वो बोलता है कि ये चिल्लाए के लिए था, अब रीजनरेट करो। हम देखते हैं कि ब्रोली के हाथ में डोला के शरीर का खून भी लगा हुआ होता है। डोला के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है और वो हल्के से दर्द में लग रहा होता है। वो बोलता है, तुम घिनौने, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। डोला अपने हाथ को अपने घाव के ऊपर घुमाने लग जाता है और हम देख सकते हैं कि वो अपने घाव को हील कर रहा है। ब्रोली डोला को देख के बोलता है कि देखा तुमने अभी ये क्या किया, चिराई इतनी लगी नहीं थी, अब आ जाओ। ब्रोली जानता था कि डोला को ब्रोली के पिछले अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो फिर भी चिल्लाए का बदला लेना चाहता था और अब ब्रोली असली लड़ाई के लिए तैयार है। इसके बाद हम फिर से डोला को देखते हैं। डोला अब पूरी तरीके से हील हो चुका होता है। तभी डोला ब्रोली पे चिल्लाता है कि हमेशा तुम मुझे इस तरीके से ट्रिक नहीं कर पाओगे। अगले ही पल हम देखते हैं कि ब्रोली डोला को पंच मारने वाला होता है और डोला ब्रोली के सामने एक पोर्टल खोल रहा होता है। पर इससे पहले कि डोला का पोर्टल पूरी तरीके से खुल पाए, हम देखते हैं कि ब्रोली का पंच डोला को लग जाता है। डोला काफी ज्यादा दर्द और शॉक में होता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। डोला पीछे की तरफ गिर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही वो अपने पीछे एक पोर्टल खोलने लग जाता है। पर तभी हम ब्रोली के हैरान चेहरे को देखते हैं। एकदम से ही कोई चीज आके उसके चेहरे को काट देती है और ये चीज जो कि अचानक से ही ब्रोली के चेहरे पे आके लगी होती है, ये बहुत ज्यादा शार्प होती है। और आखिरकार हम देखते हैं कि ब्रोली के साथ असल में क्या हो रहा है। ब्रोली के चारों तरफ कई सौ पोर्टल खुले हुए होते हैं और उसमें से काफी सारी शार्प चीजें ब्रोली की तरफ बढ़ रही होती है। ब्रोली चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और वो बहुत बड़े खतरे में है। हम देखते हैं कि डोला पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकल रहा होता है। ब्रोली के पास वहां से बचकर निकलने का समय नहीं था, इसीलिए हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से ही अपने शरीर को टाइट कर लेता है। वो सारी की सारी शार्प चीजें ब्रोली के शरीर से एक एक करके टकराने लग जाती हैं, पर हम देखते हैं कि ब्रोली के शरीर पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। पूरा अटैक खत्म होने के बाद ब्रोली वहीं पे खड़ा होता है और डोला अभी भी वहां से निकला नहीं होता। डोला ब्रोली को सही सलामत देखकर बोलता है कि मुझे हैरान होने की जरूरत नहीं है। इतना बोलते ही डोला वहां से चला जाता है। तभी उसे एकदम से ही एक आवाज आती है। ये आवाज होती है वेनरेबल हेयर यानी कि एमरॉन की। एमरॉन टेलीपैथिकली डोला से कनेक्ट कर रहा होता है। वो बोलता है डोला। डोला इस आवाज को पहचान कर बोलता है वेनरेबल हेयर। एमरॉन बोलता है सलागा मारा जा चुका है, अपनी ताकत को आज़ाद कर दो। ये बात सुन के डोला बिल्कुल चौंक जाता है। इस बात का अंदाज़ा उसे पहले ही हो गया था, पर अब उसे ये बात पूरी तरीके से समझ आ गई है कि सलागा मारा जा चुका है और उसके अंदर कुछ टूट सा जाता है। सलागा की मौत की वजह से डोला बिल्कुल शौक में होता है। उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं और एकदम से ही वो अपने हाथ को अपने चेहरे के सामने लाता है और जैसे ही डोला अपने हाथ को अपने चेहरे से हटाता है, हम देखते हैं कि उसकी आंखों पर वही डिज़ाइन बन जाता है जो कि सलागा की आंखों पे था। डोला की आंखों में से आंसू बह रहे होते हैं। वो एमरॉन को बोलता है ज़रूर। तभी हम ब्रोली को देखते हैं जो कि उड़ता हुआ डोला को ढूंढ रहा था और आखिरकार उसे डोला दिख जाता है। ब्रोली बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ हो। ब्रोली इसके बाद लैंड करता है और डोला के सामने जाके खड़ा हो जाता है। ब्रोली बोलता है चलो शुरू करते हैं। डोला ब्रोली से घबरा नहीं रहा होता। वो बोलता है कि मैं इससे बेहतर नहीं बोल सकता था। तभी हम देखते हैं कि डोला एकदम से अपने दोनों हाथों को मिलाता है। एकदम से उसके हाथ में काफ़ी सारी एनर्जी आ जाती है। तभी वो अपने हाथों में दो एनर्जी सित बनाता है। डोला अपने एनर्जी सित से एकदम से ही ब्रोली के दोनों हाथों पर अटैक करता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से बीच में से काट देता है। ब्रोली को विश्वास नहीं हो रहा होता कि डोला अचानक से ही ऐसे कैसे बदल गया। हम देख सकते हैं कि डोला के चेहरे पे ब्रोली को हराने की डिटर्मिनेशन है। ब्रोली अपने दोनों हाथों के कट्स को देखता है। उसके हाथ में से बहुत तेजी से खून निकल रहा होता है। ब्रोली अपने मन में बोलता है कि अचानक से इसके साथ ही क्या हुआ। इसके अटैक की ताकत और निशाना पहले के मुकाबले 10 गुना बेहतर हो चुका है। मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरीके के अटैक्स भी कर सकता है, कहीं ये जादू तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि डोला ब्रोली के पीछे पहुंच जाता है। डोला ब्रोली के पीछे से बोलता है कि मेरी ताकत तुम्हारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है, पर मैं अपने जादू से उसकी भरपाई कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। मेरा नाम है डोला द समनर और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों कहा जाता है। ब्रोली अपने पीछे डोला की आवाज़ सुन के एकदम से चौंक जाता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है। जैसे ही ब्रोली डोला को किक करता है, वो नोटिस करता है कि डोला वहाँ से पहले ही जा चुका है। ब्रोली एकदम से ही अपने चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ब्रोली बोलता है कि ये पोर्टल्स ये इतने बड़े क्यों हैं। ऑब्वियसली ये सारे के सारे पोर्टल्स डोला ने ही बनाए होते हैं। वो बोलता है कि चलो मुझे दिखाओ कि इनके खिलाफ तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि ब्रोली के सामने 5 बहुत ही बड़े मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं जो कि सारे के सारे ब्रोली पे अटैक करने के लिए तैयार थे। सभी जायंट मॉन्स्टर्स ब्रोली को घूर रहे होते हैं और उसे देख के हंस रहे होते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पर उन्हें किसका शिकार करना है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता और इन बड़े मॉन्स्टर्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक पंच से ही ये मॉन्स्टर खून खून हो जाता है
और इसकी सारी हड्डियां टूटने लग जाती हैं। तभी एक दूसरा जायंट मॉन्स्टर ब्रोली पे अटैक कर देता है और उसके जायंट हाथ के नीचे ब्रोली दबने लग जाता है। हम देखते हैं कि ब्रोली खुद को संभाल नहीं पा रहा होता और इस बहुत ही बड़े जायंट हाथ के नीचे ब्रोली कुचल जाता है। मॉन्स्टर को लग रहा होता है कि उसने ब्रोली को हरा दिया। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के हाथ के नीचे से एक बहुत ही चमकदार रोशनी निकलने लग जाती है। ये रोशनी चारों तरफ फैल रही होती है। हम देखते हैं कि ये होता है ब्रोली, जो कि उस जायंट हाथ के नीचे बिल्कुल सही सलामत होता है और वो अपने माउथ बीम का इस्तेमाल कर रहा होता है। ब्रोली का माउथ बीम अटैक उस हाथ को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और उस मॉन्स्टर के चेहरे तक पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि ब्रोली का अटैक उस मॉन्स्टर को तबाह कर पाए, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी अपने माउथ बीम का इस्तेमाल करने लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो मॉन्स्टर और ब्रोली दोनों बराबर की ताकत पर है। पर तभी हम ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो एकदम से ही हवा में उड़ता है। तभी ब्रोली बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करता हुआ चिल्लाता है। हम देखते हैं कि उसके मुंह से एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट निकलता है और वो इस मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। ब्रोली उस मॉन्स्टर के शरीर के बहुत बड़े हिस्से को बहुत ही आराम से तबाह कर देता है। तभी हम ब्रोली को नज़दीक से देखते हैं। हम देख सकते हैं कि उसकी एक आंख पहले की तरफ ब्रिसर्कर हो गई है, जिसका मतलब ये है कि ब्रोली अपना कंट्रोल खो रहा है। ब्रोली का शरीर फिर से बड़ा होने लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो फिर से अपना कंट्रोल खोने वाला है। ब्रोली अपने मन में बोलता है कि ये फॉर्म मुझे बहुत ज़्यादा थका देती है। मुझे खुद को कंट्रोल में रखना होगा। मैं अपना कंट्रोल कभी भी खो सकता हूँ। मुझे खुद को फोकस रखना होगा। ब्रोली ने अभी तक नोटिस नहीं किया होता, पर एक मॉन्स्टर का जायंट पैर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और इसके बाद वो एकदम से ही ब्रोली को कुचल देता है। डोला ये देख के खुश होता है और बोलता है चलो आखिरकार ये खत्म हुआ। पर तभी हम फिर से ब्रोली को देखते हैं, जो कि इस जायंट पैर के नीचे बिल्कुल सही सलामत होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो फिर से कंट्रोल में आ गया है। तभी ब्रोली उस मॉन्स्टर के साथ बहुत तेजी से उड़ता है और उसे आसमान में बहुत ऊपर की तरफ ले जाने लग जाता है। डोला गुस्से में बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इस आदमी को तबाह नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि ब्रोली उस जॉइंट मॉन्स्टर के साथ उड़ता हुआ प्लेनेट के बाहर चला जाता है। इसके बाद ब्रोली उस मॉन्स्टर को आसमान में ही छोड़ देता है। ब्रोली इसके बाद नीचे जाता है और अपने दोनों हाथों को मिला के एक बहुत ही ज़बरदस्त की ब्लास्ट बनाने लग जाता है, जिसका मतलब हम सभी समझ सकते हैं कि ब्रोली अब क्या करने वाला है। ब्रोली अपने अटैक को शूट कर देता है और हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली ज़मीन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। जैसे ही ब्रोली वापस ज़मीन पे पहुंचता है, हम देखते हैं कि उसके सामने एक और जायंट मॉन्स्टर होता है। ये जायंट मॉन्स्टर ब्रोली को एक पंच मारने की कोशिश करता है। ब्रोली इस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है और हम देखते हैं कि वो उसके हाथ पर ही भागने लग जाता है। ब्रोली बोलता है कि तुम आखिरी हो। इसके बाद ब्रोली अपने किक से इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए बहुत तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ाता है और एक ही पल में ब्रोली इस जायंट मॉन्स्टर के सर को तबाह कर देता है। हम देखते हैं कि ये जायंट मॉन्स्टर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ब्रोली को इन सभी मॉन्स्टर्स को तबाह करने में सिर्फ कुछ ही पलों का समय लगा। हम देखते हैं कि ब्रोली खून से लथपथ होता है। ब्रोली का गुस्सा लगातार बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से ब्रजर कर होने वाला है। ब्रोली बोलता है कि मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा। आखिर वो कहाँ पर है? डोला इसके बाद एकदम से ही ब्रोली के पीछे आ जाता है और बोलता है कि इधर देखो बेवकूफ़। डोला इसके बाद चिल्लाता है कि मैं मदरशिप को बुलाता हूँ। हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मदरशिप आ जाती है। ब्रोली डोला की तरफ देखता है और उसकी मदरशिप और उसके ऊपर अटैक शूट करने लग जाता है। ब्रोली बोलता है कि ये बेकार है, पर एक बार फिर से ब्रोली का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो अपना कंट्रोल एक बार फिर से खो देता है। हम देख सकते हैं कि उसके प्यूपल्स गायब हो चुके हैं। ब्रोली पागलों की तरह डोला और उसकी मदरशिप पे अटैक करने लग जाता है और उसकी मदरशिप को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। मदरशिप के इतने आसानी से तबाह होने की वजह से डोला भी काफ़ी हैरान था, पर हम देख सकते हैं कि ब्रोली पूरी तरीके से ब्रिजर्कर हो चुका है। ब्रोली पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है और डोला अपने मन में बोलता है कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया। लगता है हमेशा की तरह किस्मत आज भी मेरे साथ है। ब्रिजर्कर ब्रोली डोला तक ऑलमोस्ट पहुंच गया होता है और उस तक पहुंच के वो उसे एक पंच मारता है, पर तभी डोला ब्रोली के हाथ के आगे एक पोर्टल बना देता है। ब्रोली का पंच उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वापस उसके चेहरे पे आके लगता है। डोला बिल्कुल यही चीज किंग सडाला के साथ भी कर रहा था, पर ब्रोली का पंच ब्रोली को लगने की वजह से डोला का फायदे से ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ब्रोली इसके बाद कंट्रोल में आने लग जाता है। डोला गुस्से में बोलता है नहीं, ये क्या, उसने ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं करा। आखिरकार ब्रोली होश में आ चुका होता है। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर आए ताकि तुम मुझे और मेरे दोस्तों को नुकसान पहुँचा सको। ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और अब तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते हो। डोला हंसकर बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक प्यादा हूँ मेरे दोस्त, पर चिंता मत करो, मैंने जो भी किया है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ और ये तुम्हारे लिए काफ़ी बुरी बात है। डोला इसके बाद अपने मैजिक का इस्तेमाल करके ये देखने लग जाता है कि वेनरेबल हेयर के साथ क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि वेजिटा वेनरेबल हेयर को बहुत ही आराम से हरा रहा होता है। ये देख के डोला के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। ऐसा लगता है कि उसे पता है कि अब उसे क्या करना है। डोला इसके बाद अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से बदल चुका है। डोला बोलता है वेनरेबल हेयर, मुझे माफ़ करना, पर मैंने अपनी चॉइस कर ली है। हम देखते हैं कि डोला का पूरा शरीर बहुत बड़ा हो जाता है। उसके पूरे शरीर पे टैटूज आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल एक साथ कर रहा है
और डोला के ऐसा बोलने से ऐसा लग रहा है कि वो वेनरेबल हेयर को अलविदा कह रहा हो। इस लड़ाई से कहीं दूर यूनिवर्स 11 में हम देखते हैं कि गोहान मेडिटेशन में लगा होता है। गोहान किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है, जैसा कि हमने कई सालों पहले भी देखा था जब ओल्ड सुप्रीम काया ने गोहान की छुपी हुई ताकतों को बाहर निकाला था। ये रिचुअल भी गोहान की छुपी हुई ताकतों को और भी बेहतर तरीके से जगाने के लिए है। पहले वाले रिचुअल में गोहान को खुद कुछ नहीं करना पड़ा था, पर इस रिचुअल में गोहान को अपनी ताकतों को खुद बाहर निकालना है। पर गोहान ऐसा करने में कामयाब होगा या नहीं, ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। इसके बाद हम कई सालों पहले डोला की मेमोरीज को देखते हैं। हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर डोला को चेस कर रहा था। वो चिल्लाता है, चूहे कहीं के, तुम यहाँ पर वापस आओ। पर हम देखते हैं कि डोला वहाँ से खाना चुरा कर भाग रहा होता है। वहीं पर पीछे हम देखते हैं कि एमरॉन और सलागा दोनों ही डोला को देख रहे होते हैं। एमरॉन यानी कि वेनरेबल हेयर ने डोला की मेमोरीज को पढ़ लिया था और उसे समझ आ गया था कि डोला सलागा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। डोला को ये बात काफ़ी समय बाद जाकर समझ आई कि एमरॉन ने सलागा को क्यों भेजा था, डोला को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए। डोला कभी भी सलागा के प्रपोजल को मना नहीं करता क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। एमरॉन शुरुआत से ही मौकापरस्त नेचर का था, जिसकी वजह से उसने डोला की फीलिंग्स का इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया ताकि वो सलागा के साथ उसकी भी इज्जत करने लग जाए। पर जब एमरॉन ये कर रहा था तो डोला को ये बात समझ आ गई थी, पर उसने इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। और इसकी वजह ये थी कि वो सभी लोग एक ही रास्ते पे जा रहे थे, यानी कि उनके अल्टीमेट गोल्स सेम थे। डोला, एमरॉन और सलागा तीनों का ही सेम काम था, यानी कि अपने रैल में इज्जत कमाना। भले ही वो लोग अलग अलग लेवल पे इज्जत कमा रहे थे, पर वो लोग सभी एक साथ आगे बढ़ रहे थे। वो ऐसे महान लोगों से मिल रहे थे। इसी वजह से डोला ने खुद को ये बात समझा ली थी कि वो कभी इससे बेहतर ज़िंदगी के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकता है। उसका नाम काफ़ी ज़्यादा जाना जाने लग गया और उसका नाम उस मैजिशियन के साथ पुकारे जाने लग गया जिसकी वो सबसे ज़्यादा इज्जत करता था। सलागा हमेशा से ही डोला को अपने बराबर समझता था और डोला भी वही करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो भी सलागा को अपने सबसे लॉयल फ्रेंड की तरह देख सके। उसी के बाद वेनरेबल हेयर के एफर्ट्स काम आए और आखिरकार उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला और इसके बाद वो यूनिवर्स 14 की सबसे महान ताकतों के नज़दीक पहुंच गई। डोला इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता था कि क्या वो अपने एरा में उस तरीके का मार्क छोड़ पाया है जिस तरीके का मार्क सलागा ने अपने एरा में छोड़ा था कई सेंचुरीज पहले। और अब जब डोला अपनी मौत के इतना ज़्यादा नज़दीक है तो उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है। डोला खुद को एक तुच्छ प्राणी की तरह देखता था जो कि डार्कनेस में अपनी ज़िंदगी जी रहा था और उससे ठीक उल्टा उसके मन की सबसे गहरी इच्छा ये थी कि वो कहीं इसी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। वो अपने कॉस्मोस की सबसे चमकदार रोशनी की तरह दिखना चाहता था। एक बार फिर से हम लड़ाई में वापस आते हैं। हम देखते हैं कि डोला ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और एकदम से ही वो तभी गुस्से में चिल्लाता है, मेरी इच्छा ये है कि मैं एक धमाके के साथ यहाँ से जाऊँ। डोला एकदम से ही अपने हाथ की 5 उंगलियों में किसी तरीके की डार्कनेस को समन करता है। उसकी 5 उंगलियां डार्क एनर्जी से चमक रही होती हैं और एकदम से ही वो अपने हाथ को अपने पेट के अंदर घुसा देता है। हम देख सकते हैं कि ऐसा करने में डोला की काफ़ी ज़्यादा ताकत लगी है। उसके शरीर की सारी नसें दिख रही होती हैं और हम देखते हैं कि वो अपने पेट में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना लेता है। ये गड्ढा डार्कनेस से बना होता है और हम देख सकते हैं कि डोला के पेट में से खून नहीं निकल रहा होता। ऐसा करते ही डोला मौत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। डोला ने किसी बहुत ही जानलेवा टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी की सारी एनर्जी का एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा करने के साथ ही डोला के शरीर में एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। तभी हम रोली को देखते हैं। रोली बोलता है कि उसकी सारी एनर्जी एक ही सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो। तभी हम फिर से डोला को देखते हैं। डोला के चेहरे पे स्माइल होती है। डोला अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका है। हम देखते हैं कि उसके पेट में काफ़ी सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही होती है। डोला बोलता है, सलागा, वेनरेबल हेयर, थैंक यू कि आपने मेरी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा एक्साइटिंग बनाया। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से ही सलागा पर अटैक करता है और उसे पकड़ के खींचने लग जाता है। ब्रोली बोलता है, क्या सच में तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म करना चाहते हो? डोला बोलता है, बिल्कुल सही सैयन, और तुम भी मेरे साथ आने वाले हो। ब्रोली एकदम से ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डोला को स्पेस में ले जाने लग जाता है। डोला बोलता है कि तुमने मेरी हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी सैयन। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए, पर वो कुछ भी काम नहीं आया। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, पर मौत के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह से मेरी ताकत 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि मैंने मुझसे पहले वाले सभी समनर्स की ताकत को अपने अंदर बुला लिया है। तो मैं तुम्हें ये बात अभी बता देता हूँ कि तुम्हारे सर्वाइवल का अब कोई भी चांस नहीं है। हम देखते हैं कि डोला के अंदर डार्क एनर्जी पूरी तरीके से फैल चुकी होती है। उसकी आंखें और मुंह भी पूरी तरीके से काला हो चुका होता है और डोला के मुंह से ये बात सुनकर ब्रोली बिल्कुल चौंक जाता है। डोला की एनर्जी लगातार बढ़ रही होती है। उसके अंदर जो अटैक होता है वो फैल रहा होता है। ये ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रोली को भी विश्वास नहीं हो रहा होता। डोला के आखिरी शब्द होते हैं कि एक ऐसी मौत जो कि एक धमाके की तरह है,
जो कि एक पूरा प्लेनेट देख सकता है। इससे कम तो मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ। हम देखते हैं कि डोला की शरीर से बना हुआ धमाका बहुत बड़ा हो चुका होता है और जैसा कि डोला चाह रहा था, हम देख सकते हैं कि पूरा सडाला प्लेनेट इस धमाके को देख सकता है, क्योंकि इस धमाके का साइज किसी मून से भी ज़्यादा बड़ा हो गया होता है। सभी सैयंस अपनी जगह पे खड़े होकर इस धमाके को देख रहे होते हैं, जो कि धीरे धीरे करके उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि ये धमाका इतना बड़ा हो गया होता है कि आखिरकार ये प्लेनेट के सरफेस से टकराने वाला होता है। ये धमाका प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में घुस चुका होता है। एडमिरल लिरिक और एडमिरल रूबा भी इस धमाके को देख रहे होते हैं। वो दोनों बोलते हैं नहीं, पर वो जानते हैं कि वो इस धमाके को रोकने लायक ताकतवर नहीं है। इतने बड़े धमाके के सामने वो सिर्फ अपने प्लेनेट को तबाह होते हुए देख सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि केल की आंखें खुलने लग जाती हैं, पर वो भी अभी ऐसी हालत में नहीं है कि वो ब्रोली या किसी और की मदद कर पाए। हम देखते हैं कि काबा और कलीफला जहाँ पर होते हैं वहाँ से वो ये धमाका देख सकते हैं। काबा बोलता है कि ये वो है, हमें जल्दी करनी होगी। एमरॉन भी इस धमाके को देखता है और बोलता है कि अच्छा, तो तुमने आखिरकार वो कर दिया। वेजिटा अपने साथी के लिए परेशान हो रहा होता है। वो बोलता है क्या ब्रोली? एमरॉन वेजिटा से बोलता है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त को उसे छोड़ देना चाहिए। वो एक्सप्लोजन, मुझे नहीं लगता कि उस एक्सप्लोजन के सामने मैं भी टिक पाता या नहीं। वेजिटा बोलता है कि अगर तुम ब्रोली की बात कर रहे हो तो तुम पागल हो। तभी हम एक बार फिर से ब्रोली को देखते हैं, जो कि इस धमाके के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ब्रोली इस धमाके के पूरे फोर्स को अकेला झेल रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो हार रहा है। तभी हम ब्रोली की आंखों को देखते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रोली एक बार फिर से ब्रिजर्कर होने लग गया है। वो एकदम से ही चिल्लाता है, चिल्लाए। ब्रोली एकदम से ही अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल एक साथ करने लग जाता है। वो अपनी ब्रिजर्कर ताकतों का इस्तेमाल कर रहा होता है और इस एक्सप्लोजन को एकदम से ही वो कंप्रेस करने लग जाता है। इतना बड़ा एक्सप्लोजन एकदम से ही कंप्रेस होते होते एकदम से ही ब्लैक होल की तरह लगने लग जाता है और हम देखते हैं कि इसके अंदर से काफ़ी सारी डार्क एनर्जी निकलती है। तभी हम प्लेनेट पर एडमिरल लिरिक को देखते हैं। वो बोलते हैं कि वो एक्सप्लोजन अब वो बड़ा नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि ब्रिजर्कर ब्रोली के हाथों में डोला होता है, जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका होता है। वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसे इतनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही होती है कि उसके शरीर की सारी नसें दिखने लग जाती हैं। तभी एमरॉन बोलता है कि ये सैयन। वेजिटा को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि वो उस एक्सप्लोजन को कंप्रेस कर रहा है। तभी हम ब्रोली के चेहरे को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसकी एक आंख में प्यूपल दिख रहा होता है और एक आंख पूरी तरीके से वाइट होती है, यानी कि इस वक्त वो अपने ब्रिजर्कर फॉर्म में भी है और उसे कंट्रोल भी कर रहा है। डोला की बात पे एकदम से ही ब्रोली चिल्लाता है, चुप हो जाओ। ब्रोली डोला के अटैक के साथ साथ उसकी बॉडी को भी कंप्रेस करने वाला होता है और डोला अपने आखिरी शब्द चिल्लाता है, नहीं, ये सच नहीं है। इससे पहले कि डोला कुछ और बोल पाता, हम देखते हैं कि ब्रोली का हाथ बंद हो जाता है और ऐसा करते ही हम देखते हैं कि ब्रोली प्लेनेट पे आके गिरने लग जाता है। अभी ये बात क्लियर नहीं होती कि ब्रोली अभी जिंदा है या नहीं। ब्रोली पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो ज़मीन से आके बहुत ज़ोर से टकराएगा। तभी हम देखते हैं कि एकदम से ही कोई आके उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि ये होते हैं एडमिरल रूबा, जिन्होंने ब्रोली को बचा लिया होता है और ब्रोली के चेहरे को भी देख के ये बात क्लियर होती है कि वो सही सलामत है, पर वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। एडमिरल रूबा एक स्माइल के साथ ब्रोली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, तुमने हम सभी को बचा लिया। हम सभी को तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है। ब्रोली ज़मीन तक पहुँचने के बाद किसी को पुकार रहा होता है और हम देखते हैं कि वो केल का नाम पुकार रहा है। वो केल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी हालत ख़राब होने की वजह से वो केल तक नहीं पहुँच पा रहा होता। तभी हम केल को देखते हैं। केल भी ब्रोली तक पहुँचने की कोशिश कर रही होती है। वो बोलती है, भाई, दोनों ही वॉरियर्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एडमिरल रूबा के ब्रोली को ज़मीन पर उतारने के बाद एकदम से ही हम देखते हैं कि कोई चिल्लाता है, कोई किसी टफल डॉक्टर को बुलाओ, इन्हें मदद की ज़रूरत है। ब्रोली एडमिरल रूबा से पूछता है, प्लीज़ मुझे बताओ कि केल सही है। एडमिरल रूबा बोलते हैं कि केल इस वक्त बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, पर तुम उसे थैंक्स कह सकते हो ब्रोली, क्योंकि उसी की वजह से तुम होश में आ पाए थे। हम देखते हैं कि ब्रोली के आंसू निकल रहे होते हैं और उसने केल के साथ जो भी किया उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तभी हम देखते हैं कि केल उठने की कोशिश करने लग जाती है। उसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी कोई बोलता है, केल। हम देखते हैं कि एडमिरल लिरिक केल के पास आ जाते हैं और वो बोलते हैं, केल, तुम्हें हिलना नहीं चाहिए, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। केल अपनी पूरी हिम्मत करके उठने की कोशिश करने लग जाती है और बोलती है, ब्रोली, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। ब्रोली अपनी ब्रेजरकर फॉर्म में अनकॉन्शियस हो गया था और उसने केल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। आखिरकार हम देखते हैं कि ब्रोली उठने में कामयाब हो जाता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ केल, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से ही चिल्लाता है, ब्रोली हटो। हम देखते हैं कि एमरॉन यानी कि वेनरेबल हेयर ब्रोली के पीछे पहुंच गया होता है
और वो अपनी एनर्जी से बनी हुई चेन से एकदम से ही ब्रोली पे अटैक करता है। ब्रोली को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और अगर ये अटैक ब्रोली को लग जाता तो ब्रोली की जान भी जा सकती थी। वेजिटा की आवाज़ सुन के ब्रोली एकदम से चौंकता है, पर उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो वक्त रहते अपनी जगह से हिल पाता। ब्रोली अपनी जगह पे जमा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि एकदम से ही कोई ब्रोली और एमरॉन के बीच में आ जाता है और एमरॉन के अटैक को बेकार कर देता है। हम देखते हैं कि एमरॉन इस शख्स को नुकसान पहुंचा के हंस रहा होता है। एमरॉन का अटैक इतना ज़बरदस्त था कि हम देखते हैं कि ज़मीन भी फट जाती है और हम देखते हैं कि ब्रोली को बचाने वाला कोई और नहीं खुद वेजिटा होता है। एमरॉन की एनर्जी से बनी हुई चेन्स वेजिटा के शरीर से आके टकराई होती हैं और हम देखते हैं कि वो सारी की सारी चेन्स एकदम से ही टूट जाती हैं। वेजिटा ब्रोली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने से बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर भी एमरॉन के अटैक का फोर्स इतना ज़्यादा था कि हम देखते हैं कि ब्रोली काफ़ी दूर तक घिसटता हुआ जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा इसके बाद डटकर एमरॉन का सामना करने के लिए तैयार खड़ा होता है और एकदम से ही पावर अप करके सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है। हम देखते हैं कि एमरॉन आसमान से एक गॉड की तरह वेजिटा को देख रहा होता है और उसे देख के हंस रहा होता है। एमरॉन एक बहुत ही पागलपन से भरी हुई स्माइल के साथ बोलता है, बहुत बढ़िया। एमरॉन बोलता है कि मैं हमेशा दूर की सोच के चलता हूँ, पर ये बात तो मुझे भी माननी पड़ेगी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज मेरे 2 सबऑर्डिनेट्स मारे जाएंगे। सच में मैं तुम्हें इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा। वेजिटा एमरॉन से बोलता है कि अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें करना बंद करो। एमरॉन बोलता है कि तुम्हारी वाइफ अब सुरक्षित है, तुम्हारे लिए यही मैटर करता है। सही कहा ना प्यारे वेजिटा। तभी वेजिटा अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं फाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस था, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि बुल्मा की वापस आ चुकी है। कितनी शांति की बात है। वेजिटा बोलता है तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लगता है तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं जा रहा है। हम देखते हैं कि एमरॉन की बॉडी एकदम से ही डार्कनेस से घिर जाती है। एमरॉन बोलता है कि वेजिटा ये मत सोचना कि तुम्हारी जीत अब तय हो चुकी है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा वेजिटा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे अपनी मैक्सिमम ताकत दिखाओ, पर तुमने वो बात अभी तक मानी नहीं है। मैंने तुम्हारी सबसे रिसेंट मेमोरीज में उस पावर को देखा है, पर अब मैंने अपने पेशेंस को खो दिया है। वेजिटा एकदम से ही एमरॉन में कुछ नोटिस करता है और एकदम से चिल्लाता है, संभाल के। एमरॉन अपने अंदर से किसी तरीके के डार्कनेस से भरे हुए अटैक को रिलीज करता है और ये अटैक सारे के सारे सैयन्स की तरफ जाता है। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सैयन्स इस अटैक में मारे जाते हैं। एमरॉन चिल्लाता है, सभी सैयन्स को मौत। इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि बहुत सारे सैयन्स मारे जाते हैं। हर तरफ सैयन्स के शरीर कटे हुए पड़े होते हैं, किसी के हाथ, किसी के पैर और किसी का सर। हर तरफ खून ही खून होता है और एडमिरल रूबा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलते हैं कि ये क्या। हर तरफ सैयन्स के हाथ पैर कटे हुए पड़े होते हैं। हम एक सैयन के चेहरे को देखते हैं, उसके आंसू निकल रहे होते हैं, यानी कि उसे पता है कि वो अब मारा जा चुका है और उसे कोई नहीं बचा सकता। एडमिरल रूबा गुस्से में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं, नहीं मेरे साथी। एडमिरल रूबा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एकदम से ही सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके अंदर से बिजली निकल रही होती है और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। एडमिरल रूबा के ट्रांसफॉर्म होते ही हम देखते हैं कि एमरॉन एकदम से ही एडमिरल रूबा के पीछे पहुंच जाता है। एमरॉन के हाथ में एक डार्क एनर्जी से बना हुआ साइथ होता है, जिससे वो एकदम से ही एडमिरल रूबा पे अटैक करने वाला होता है। एडमिरल रूबा चौंक कर पीछे मुड़ के देखते हैं, पर तब तक एमरॉन उन पर अटैक कर चुका होता है। एडमिरल रूबा के कुछ भी कर पाने से पहले ही एमरॉन उन्हें बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और अब एडमिरल रूबा इस लड़ाई में कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उनका शरीर भी बीच में से कट जाता है। एडमिरल रूबा का हाथ कट के दूर चला जाता है और हम देखते हैं कि उनका शरीर भी बीच में से कट गया होता है। एक ही पल में उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। हम देखते हैं कि एमरॉन का अटैक रुका नहीं होता और वो एडमिरल रूबा के पीछे भी जाता है और उनके पीछे खड़े हुए काफ़ी सारे सैयन्स को वो बीच में से काट देता है। एडमिरल रूबा के हाथ और शरीर के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खून निकलने लग जाता है और वो एकदम से ही अपने पैरों पर गिर जाते हैं। एमरॉन इसके बाद एडमिरल रूबा के सामने खड़ा होता है और उसका हाथ एडमिरल रूबा के सामने होता है। वो उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से चिल्लाता है, आखिर वेजिटा कहाँ पर है। हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से ही एमरॉन के सामने पहुंचकर उसके मुंह पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना घुटना जड़ देता है। एमरॉन इसके बाद वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है कि ये रहा, यही था जो कि मैंने तुम्हारी मेमोरीज में देखा था। हम देखते हैं कि एमरॉन के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होती है। वो बोलता है कि आखिरकार तुमने इसका इस्तेमाल किया। ब्रोली बोलता है, मैंने तो वेजिटा को हिलते हुए भी नहीं देखा, पर फिर भी वो वहाँ तक पहुँच गया। ब्रोली, एडमिरल लिरिक और केल बिल्कुल हैरान होते हैं। केल बोलती है, वेजिटा। तभी किंग सडाला होश में आ जाते हैं और सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि वो जाग गए हैं, किंग सडाला जाग गए हैं। किंग सडाला उठने के बाद पूछते हैं कि वो डीमन कहाँ गया, आखिर उसके साथ क्या हुआ। तभी एक सज्जन बोलता है, योर मैजेस्टी, उसके बारे में चिंता मत कीजिए, उसको ब्रोली ने हरा दिया है, अब सिर्फ वो मास्क वाला बचा है। किंग सडाला की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो बोलते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है। तभी किंग सडाला अपने सामने कुछ ऐसा देखते हैं जो देख के वो बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो एकदम से चिल्लाते हैं, क्या ये सच में प्रिंस वेजिटा है।
हम लोग पीछे से वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डोमेन का इस्तेमाल कर रहा होता है। इस सीरीज में पहली बारी वेजिटा अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डोमेन का इस्तेमाल कर रहा है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बहुत ही चमकदार ऑरा ने वेजिटा को चारों तरफ से घेर रखा होता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डोमेन को एक्टिवेट करने के बाद वेजिटा बोलता है कि मेरा अभी भी इस ताकत पे बहुत कम कंट्रोल है। मुझे पूरे तरीके से विश्वास नहीं है कि ये ताकत इसके खिलाफ काम आएगी भी या नहीं, पर अगर इस बेवकूफ़ को ज़रा सा भी ये लग रहा है कि इतने सारे साइंस को मारने के बाद ये यहाँ से आराम से निकल जाएगा, तो अभी इसे पता नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। तभी हम एमरॉन को देखते हैं। उसके चेहरे का मास्क ऑलमोस्ट पूरी तरीके से टूट चुका होता है और आखिरकार हम उसका चेहरा देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ज़्यादा घिनौनी मुस्कुराहट होती है। एमरॉन वेजिटा से बोलता है कि इस वक्त तुम्हारे अंदर से जो प्रेशर निकल रहा है उसे ही मैं बहुत लंबे समय से महसूस कर रहा था, और अब तुम्हें देखो, आखिरकार तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि मेरे पास भी अब कोई भी रीज़न नहीं है अपनी ताकतों को रोके रखने का। तभी वेजिटा एमरॉन के अंदर कुछ नोटिस करता है और उसकी आंखें एकदम से चमकने लग जाती है। वो बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा था, ये शुरुआत से ही सिर्फ हमारा मजाक उड़ा रहा था और हमारे साथ खेल रहा था। हम देखते हैं कि एमरॉन आखिरकार अपनी असली ताकत दिखाने लग जाता है। एमरॉन एकदम से ही बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि उसकी फिजिक बहुत कुछ लॉर्ड बीरस की तरह लग रही होती है। एकदम से ही उसके अंदर से बहुत ही इंटेंस ऑरा निकलने लग जाता है। एमरॉन इसके बाद चिल्लाता है कि जो भी शख्स लड़ाई में ज़्यादा दूर तक देखता है, अंत में लड़ाई वही जीतता है। आखिरकार हम देखते हैं कि एमरॉन अपनी नई ताकत के साथ वेजिटा पे अटैक करता है, पर तभी हम वेजिटा के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत को देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करती है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके वेजिटा की बॉडी खुद ही एमरॉन के अटैक से बच रही होती है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी ताकत है जो कि मॉर्टल्स में गोकू के अलावा सिर्फ वेजिटा ही अचीव कर पाया है, पर वेजिटा भी अभी तक इस ताकत को पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर पाया होता। वेजिटा एमरॉन के अटैक से बचने के बाद उसके सर के पीछे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और हम देखते हैं कि एमरॉन के मुंह से खून निकलता है। एमरॉन बोलता है कि इसकी मूवमेंट्स, इसका ऑरा और ये शांति। तभी हम फिर से वेजिटा को देखते हैं जो कि लड़ाई में पूरी तरीके से शांत दिख रहा होता है। उसकी आंखें बंद होती हैं क्योंकि उसकी बॉडी खुद को आराम से डिफेंड कर सकती है, पर सही तरीके से अटैक करने के लिए वेजिटा को अभी भी काफ़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और हम देखते हैं कि उसने एक पंच बना रखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एमरॉन को पंच मारता है, पर तभी एमरॉन अपने डार्क ऑरा का इस्तेमाल करता है और वेजिटा का पंच रास्ते में ही रुक जाता है। एमरॉन अपने मन में सोचता है कि मेरा की बैरियर बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी अटैक को एब्सॉर्ब कर सकता है, तो ये मेरे डिफेंस को आज तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएगा। तभी एमरॉन हैरान होता है और बोलता है कि वो हिल नहीं रहा है। हम देखते हैं कि वेजिटा एमरॉन के सामने बिल्कुल शांति से खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डोमेन उसे कितने सारे रास्ते दिखा रहा होता है जिससे वो एमरॉन तक पहुंच के उस पर बहुत ही आराम से अटैक कर सकता है। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटा एक बार फिर से एमरॉन तक पहुंच जाता है और उसके पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। एमरॉन अपने मन में बोलता है कि उसे एक कमी मिल गई। जैसे ही वेजिटा एमरॉन को पंच मारता है, हम देखते हैं कि एमरॉन के अंदर से उसकी डार्क एसेंस निकल जाती है। इसके बाद एमरॉन की ये डार्क एसेंस एकदम से ही एक शब्द बोलती है, डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन से बना ये बहुत ही खतरनाक अटैक हम देखते हैं कि वेजिटा से जाके टकरा जाता है। वेजिटा का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी उसे इस अटैक से नहीं बचा पाता। हम देखते हैं कि डार्कनेस का ये अटैक वेजिटा को धीरे धीरे करके निगलने लग जाता है। वेजिटा के चेहरे पे डर और शॉक बिल्कुल साफ दिख रहे होते हैं और आखिरकार हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन के इस अटैक के बीच में वेजिटा कहीं भी नहीं दिख रहा होता। आसपास की सराउंडिंग भी तबाह होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन के अटैक के बीच में वेजिटा के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक रास्ता मिल जाता है। हम देखते हैं कि एमरॉन वेजिटा को ही देख रहा होता है और बोलता है कि ऐसी ताकत का आखिर क्या फ़ायदा जिसे समझना ही मुश्किल हो। एमरॉन नहीं जानता कि वेजिटा की इस ताकत पे पकड़ उसकी सोच से कहीं ज़्यादा है। वेजिटा आखिरकार अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके अटैक से बाहर निकल जाता है। हालांकि ये बात क्लियर होती है कि डिस्ट्रक्शन के इस अटैक ने वेजिटा को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया है। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन के इस डिस्ट्रक्शन के अटैक ने ज़मीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना दिया होता है। वेजिटा अपने मन में सोचता है कि लगता है ये शख्स अपनी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक को उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है जिस तरीके से लॉर्ड बीरस और टूर्नामेंट ऑफ पावर में वो शख्स किया करता था। एमरॉन वेजिटा को उस अटैक से बचता हुआ देख के एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम उस तरीके के अटैक का सामना पहले भी कर चुके हो, क्या मैं इस बारे में गलत हूँ? मैं कभी भी गलत नहीं होता। वेजिटा एमरॉन को जवाब नहीं देता और एक बार फिर से अटैक करने के लिए एमरॉन की तरफ बढ़ने लग जाता है। एमरॉन वेजिटा से बचने के लिए वेजिटा से दूर हो रहा होता है और अपने हाथ में उसने अटैक बना रखे होते हैं, पर यह बात क्लियर होती है कि वेजिटा का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत सारे रास्ते देख सकता है एमरॉन तक पहुंचने के लिए। एमरॉन वेजिटा पे अपने काफ़ी सारे की ब्लास्ट शूट करता है, पर वेजिटा की इस डिफेंसिव स्टेट में उसे कोई भी अटैक छू भी नहीं पाता। एमरॉन अपने मन में बोलता है कि वो मेरे सारे अटैक्स का रास्ता देख के अपने आप को बहुत ही आराम से बचा सकता है। वो उस हर एक सिनेरियो को देख सकता है जो कि उसके साथ होने वाला है और आखिर में वो उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हो।
हालांकि उसे स्कैन करने की वजह से मुझे ये बात तो क्लियर है कि उसे नहीं पता कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। उसने अभी इस फॉर्म को बिल्कुल भी मास्टर नहीं किया है, इसीलिए उसे बीच बीच में रुकने पे मजबूर होना पड़ रहा है ताकि वो सारे के सारे सिनेरियोस को देख के अपने रास्ते को डिसाइड कर सके। और ये एक कमी है। जैसा कि एमरॉन ने बोला था, हम देखते हैं कि वेजिटा एक बार फिर से रास्ते में रुका हुआ होता है और एमरॉन उसे ही देख रहा होता है। एमरॉन अपने मन में सोचता है कि मुझे उन सिनेरियोस की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा ताकि उन्हें समझने में इसे समय लगे, ताकि ये मेरी कमी को ना ढूंढ पाए। और जिस समय में ये कमज़ोर होगा और रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा, उसी समय मैं इस पर अटैक करूँगा। ऐसा लग रहा है कि मैं असल ज़िंदगी में पोकर का गेम खेल रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन बहुत तेज़ी से उड़ने लग जाता है और बार बार अलग रास्तों पर जा रहा होता है। तभी एमरॉन अपने मन में बोलता है, अब ये परफेक्ट टाइम है। हम देखते हैं कि एमरॉन ने एक पंच बना रखा होता है और वेजिटा का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसे बचाने की भी कोशिश ही कर रहा होता है, पर तभी एमरॉन अपने अटैक को बदल देता है। हम देखते हैं कि जहां वो वेजिटा को पंच मारने वाला था, अचानक से ही वो वेजिटा के पेट में एक की ब्लास्ट शूट कर देता है। तभी एमरॉन वेजिटा को एक ऐसी जगह पे किक मारता है कि ये बात क्लियर हो जाती है कि ट्रंक्स को इस यूनिवर्स में और ज़्यादा भाई बहन नहीं मिलेंगे। इन जानलेवा अटैक्स के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के मुंह से एकदम से ही खून निकलने लग जाता है। एमरॉन वेजिटा के सामने खड़ा होता है। एमरॉन बोलता है कि अगर इस ताकत को पूरी तरीके से मास्टर ना किया जाए तो ये कमियों से भरी हुई है, पर मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। मैं जानता हूँ कि इतने सिंपल अटैक तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो। हम देखते हैं कि वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और एक बार फिर से वो अपनी आंखों को बंद करता है। और जैसा कि एमरॉन को पता था, वेजिटा को एक बार फिर से अटैक करने की तैयारी में समय लगता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि एमरॉन एक बार फिर से साइंस पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो एक बार फिर से साइंस के ग्रुप पे बहुत ही खतरनाक की ब्लास्ट शूट करता है और चिल्लाता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो वेजिटा, अपनी पूरी जान लगा दो, ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन फाइट है। एडमिरल लिरिक अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये डीमन हमारे सामने हमारे लोगों को मार रहा है और हमारी कमज़ोरी की वजह से हम इसे देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे लोगों के साथ मेरी आंखों के सामने जो भी हो रहा है उस बात का मुझे दुख है, पर इस वक्त मैं सिर्फ वेजिटा पे ही डिपेंड हो सकता हूँ। मेरे अंदर इस वक्त जो खालीपन और दर्द है मैं किसी को बता भी नहीं सकता। वेजिटा जैसे ही ये सब कुछ देखता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से चिल्लाता है। वेजिटा जल्दी जल्दी में एकदम से ही एमरॉन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे किक मारने वाला होता है। ये देख के एमरॉन बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, बहुत बढ़िया, देखो वेजिटा मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम मेरी बात मानो। एमरॉन ने एक बार फिर से वेजिटा की पॉसिबिलिटीज़ को कम करने के लिए उसे सोचने का समय ही नहीं दिया, पर आगे जो होता है वो एमरॉन भी सोच नहीं सकता था। हम देखते हैं कि ठीक एमरॉन की तरह वेजिटा रास्ते में ही अपने अटैक को चेंज कर देता है और एकदम से ही अपनी दूसरी टांग को ऊपर करता है। एमरॉन सिर्फ वेजिटा को देखता रह जाता है और बोलता है कि नहीं, बहुत बढ़िया खेले। वेजिटा इसके बाद एमरॉन के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक जड़ देता है और हम देखते हैं कि एमरॉन का सर ज़मीन के अंदर गड़ जाता है। वेजिटा चिल्लाता है कि ये कैसा लगा बेवकूफ़। तभी ज़मीन से हम देखते हैं कि एमरॉन वेजिटा के चेहरे पे की ब्लास्ट शूट करता है। ऑब्वियसली वेजिटा इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। हम देखते हैं कि एमरॉन के मुंह से धुआं निकल रहा होता है, यानी कि उसने ये की ब्लास्ट अपने मुंह से शूट किया था। एमरॉन बोलता है कि तुम्हारा हर एक अटैक इतना ज़्यादा सटीक है, इतना ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहुत सारी ताकत खो दी है, पर मैं इस बारे में कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पर हर बारी जब भी तुम मुझ पर अटैक करते हो और अपने टेक्निक को कंसंट्रेट करने के लिए जो समय लेते हो, वो समय लेना तुम्हारे लिए असल में इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम हर बारी उतना समय लेने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने अभी देखा कि उस समय में मैंने क्या किया। वेजिटा बोलता है, सिर्फ मतलब की बात करो और ये बताओ कि असल में तुम क्या कहना चाहते हो। एमरॉन बोलता है कि इस ताकत का इस्तेमाल करते ही तुम गॉड्स की टेरिटरी में आ चुके हो और तुम मेरे हाथों मारे जाओगी, यानी कि एक गॉड के हाथों। तुम समझ ही सकते हो कि ये बात कितनी ज़्यादा अजीब है। वेजिटा एमरॉन से बोलता है कि तुम्हारी बॉडी चिल्ला रही है तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हारे शरीर के हर हिस्से से खून निकल रहा है। इस वक्त तुम हो जो कि कमज़ोर पोजीशन में है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एमरॉन के चेहरे पे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा ईवल स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है। हम देखते हैं कि एमरॉन एकदम से ही अपने हाथ में एक मुट्ठी बनाता है। एमरॉन किसी तरीके की ग्रेविटेशनल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और हम देखते हैं कि बैटलफील्ड पे सभी के सभी साइंस एक ही तरफ खींचने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि कोई चुंबक सभी साइंस को अपनी तरफ खींच रही हो। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से और इतनी ताकत से हो रहा होता है कि ना जाने कितने साइंस की मौत हो जाती है। वेजिटा अभी बस समझ ही रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर तभी एकदम से ग्रेविटी का पुल उस पर भी लगने लग जाता है। वेजिटा भी बाकी सभी साइंस की तरह आसमान में खींच रहा होता है और तभी वो चिल्लाता है, रुक जाओ। ग्रेविटी का पुल इतना ज़्यादा होता है कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने के बावजूद भी स्ट्रगल कर रहा होता है, तो किसी आम सैयन का इससे बच पाना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तभी एमरॉन वेजिटा पे एक दूसरा अटैक करता है
और हम देखते हैं कि एक चेन आके वेजिटा से टकराती है और वेजिटा के कंधे के अंदर गड़ जाती है। ये एनर्जी से बनी हुई चेन वेजिटा के कंधे के आर पार निकल चुकी होती है। एमरॉन वेजिटा को अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि अब मेरे पास आओ। तभी वेजिटा उस चेन को पकड़ता है जो कि उसके कंधे में घुसी हुई है और बोलता है नहीं, तुम मेरे शिकार हो। हम देखते हैं कि वेजिटा एमरॉन को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है और उसके चेहरे पर एक माउथ बीम का अटैक करने वाला होता है। एमरॉन वेजिटा से सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर दूर होता है, पर इससे पहले कि वेजिटा एमरॉन पे अपना अटैक शूट कर पाता, एकदम से वेजिटा के साथ कुछ होता है। एकदम से ही वेजिटा की आंखों में प्यूपल्स दिखना बंद हो जाते हैं और उसके मुंह से चीखने की आवाज़ आती है। वेजिटा के मुंह से सिर्फ धुआं निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा की सारी ताकत एक ही सेकंड में खत्म हो गई हो। एमरॉन बोलता है कि मुझे लग ही रहा था, तुम्हारे इस अटैक में 10 मिनट पहले वाली ताकत नहीं थी, तुम अब और ज़्यादा नहीं लड़ सकते। तभी हम वेजिटा को दूर से देखते हैं और ये बात क्लियर होती है कि वेजिटा अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बाहर आ चुका है। वेजिटा के शरीर के हर हिस्से से खून निकल रहा होता है और वेजिटा बहुत ज़्यादा थका हुआ भी लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल, काबा और कलीफला आखिरकार किंग सडाला तक पहुंच जाते हैं। किंग वेजिटा उन लोगों को देख के खुश होते हैं और बोलते हैं तुम सभी लोग सेफ हो। पर हम देख सकते हैं कि बैटलफील्ड में सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एडमिरल लिरिक और एडमिरल रूबा लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होते। ब्रोली बोलता है कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा भारी लग रही है कि मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। केल भी अभी तक बेहोश है। किंग सडाला बोलते हैं कि वेजिटा ने एक बहुत ही मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल किया था, जिस ताकत को उसने अभी तक पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है और ऐसा करने की वजह से उसकी बॉडी पे बहुत ही बुरा असर हुआ है। दोस्तों, वेजिटा के साथ बिल्कुल वही चीज़ हुई है जो कि गोकू के साथ टूर्नामेंट ऑफ पावर में हुई थी। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन वेजिटा के सामने होता है और अपनी जीत साबित करने के लिए वो वेजिटा के सर पे अपने पैर को रख देता है और वेजिटा का सर एमरॉन के सामने ना चाहते हुए भी झुक जाता है। एक प्राउड साइयन वॉरियर होने के नाते इसका दर्द वेजिटा के चेहरे पे साफ दिख रहा होता है। वेजिटा के शरीर पे काफ़ी सारी चोटें लगी हुई होती हैं और उसके चेहरे पे इस चीज़ का दर्द साफ होता है। तभी एकदम से कलीफला चिल्लाती है कि क्या तुम्हारे शरीर पे जो बैंडेजेस बंधी हुई हैं वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी और पिटाई करूं जिससे तुम्हारे और ज़्यादा पट्टियाँ बन सके? तुम डरपोक उन लोगों पर अटैक करो जो कि अभी भी लड़ सकते हैं। एमरॉन इसके बाद वेजिटा को घूरने लग जाता है और वो कुछ सोच रहा होता है। एमरॉन बोलता है, वेजिटा तुमने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया था, पर जैसा कि मुझे दिख रहा था ये जीत हमेशा से ही मेरी थी। वेजिटा तभी चिल्लाता है कि अपना मुंह बंद रखो, चिंता मत करो, तुम्हारी धुलाई अभी भी बाकी है। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन अपने पैर को एकदम से ही वेजिटा के सर से हटा लेता है और वो वेजिटा को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारने वाला होता है। हम देखते हैं कि एमरॉन वेजिटा के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और वेजिटा के मुंह से खून भी निकल जाता है। तभी एमरॉन कुछ सोचता है और एकदम से हंसकर बोलता है कि मेरे लिए इस वक्त तुम्हें हराना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, मैं तुम्हें कभी भी ख़त्म कर सकता हूँ। पर तभी एमरॉन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और कलीफला और बाकी सभी साइयंस की तरफ बढ़ने लग जाता है। ये देख के वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर एमरॉन को रोकने के लिए वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। एमरॉन इसके बाद एक स्माइल के साथ बोलता है, वेजिटा अब ध्यान से देखना, जिस तरीके से तुमने मेरे लोगों को मुझसे छीन लिया उस तरीके से मैं भी तुम्हारे लोगों को तुमसे छीन लूँगा। वेजिटा एकदम से ये देख के चिल्लाता है और उसके मुंह से बोलते बोलते खून भी निकलता है। वेजिटा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, मुझसे लड़ो, आ जाओ, शुरू करते हैं। एमरॉन पीछे मुड़ के वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें देखो, तुम इस वक्त हिल भी नहीं सकते हो, पर फिर भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो रहा। तभी हम किंग सडाला को देखते हैं। एमरॉन को उनकी तरफ बढ़ता हुआ देख के किंग सडाला एकदम से चिल्लाते हैं, वो सभी वॉरियर्स जो कि अभी भी लड़ने लायक हैं, सडाला को बचाने के लिए अंत तक लड़ते रहना, ये मेरा ज़रूर तुम सभी के लिए आखिरी ऑर्डर होने वाला है। किंग सडाला भी डोला के खिलाफ लड़ने की वजह से बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं और बहुत ही कम साइयंस होते हैं जो कि इस वक्त घायल ना हो, पर सभी साइयंस अपने किंग की बात मान के लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। काबा, कलीफला और एडमिरल फिनेल भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी लग रहे होते हैं। तीनों ही इसके बाद सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सभी साइयंस एमरॉन यानी कि अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। वो सभी जानते हैं कि जब वेजिटा एमरॉन को नहीं हरा पाया तो उनमें से किसी का भी कोई चांस नहीं है, पर सभी साइयंस अंत तक लड़ना चाहते हैं। किंग सडाला इसके बाद एमरॉन से बोलते हैं कि तुम ये बात कभी भी समझ नहीं पाओगी कि मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर भी एक साइयन हमेशा ही लड़ता रहेगा, यही हमारे लोगों का गर्व है। वेजिटा किंग सडाला की इस बात को बहुत ही सीरियस तरीके से सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन एकदम से ही एक्साइटेड होकर हंसता है, उसके अंदर से एक बारी फिर से डार्क एनर्जी निकलने लग जाती है। वो अपना एक हाथ अपनी छाती पर रखता है और बोलता है, कितने गर्व की बात है, क्या तुम इस लड़ाई में अपनी बची हुई पूरी ताकत लगा पाओगी? मैं तो इंतज़ार नहीं कर सकता, तो चलो ये डांस शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि एमरॉन के अंदर से निकल रहे ऑरा की वजह से सभी साइयंस पीछे की तरफ धकेले जा रहे होते हैं। वेजिटा को अपने सभी साथी साइयंस की चिंता हो रही होती है
और वो चिल्लाता है, तुम सभी सैयंस बेवकूफ़ हो, यहाँ से भागो। काबा इसके बाद बोलता है, मिस्टर वेजिटा, मैं ये बात आपको याद दिलाना तो नहीं चाहता, पर ये हमारा घर है और हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा उस चेन को अपने कंधे में से निकाल रहा होता है जो कि एमरॉन ने घुसेड़ी थी। वेजिटा बहुत ज़्यादा दर्द में दिख रहा होता है और बोलता है कि तुम सभी लोग मारे जाने वाले हो, तुम लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तभी काबा वेजिटा पे चिल्लाता है और बोलता है कि अगर ऐसा है तो आप भी खड़े हो जाइए हमारे साथ लड़ने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एमरॉन अटैक करने के लिए एकदम से ही सभी सैयंस की तरफ बढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि एमरॉन काबा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है और उसे काबा पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो काबा को एक ही पल में ख़त्म करना चाह रहा हो। काबा के नज़दीक पहुँच के एमरॉन उसे 1 सेकंड तक घूरता रहता है। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन के हाथ में एक बार फिर से उसका एनर्जी से बना हुआ खंजर आ जाता है और इससे वो काबा पे अटैक करके उसे एक ही झटके में ख़त्म कर सकता है। हम देखते हैं कि एडमिरल फिनाले एकदम से ही चिल्लाती हैं, काबा। इसके बाद एमरॉन अपनी चेन फेंकता है, पर हम देखते हैं कि एडमिरल लिरिक एकदम से ही बीच में आ जाते हैं। एडमिरल लिरिक एकदम से ही बीच में आके काबा को धक्का दे देते हैं। हम देखते हैं कि वो खुद को भी अपने दोनों हाथों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका एक हाथ एक ही झटके में कट जाता है और वो चेन उनके दूसरे हाथ में गड़ जाती है। एडमिरल लिरिक का खून हर तरफ बह रहा होता है। एडमिरल लिरिक को अपने हाथ का दुख बिल्कुल भी नहीं होता। वो एकदम से ही चिल्लाते हैं, कलीफला, ये हमारी चपेट में है। तभी कलीफला एकदम से ही एक एनर्जी अटैक बना के आगे बढ़ने लग जाती है और सीधा एमरॉन पे अटैक करती है। हम देखते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त धमाका होता है। इस अटैक का एमरॉन पे बिल्कुल भी असर नहीं होता। हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सही सलामत होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो एकदम से ही अपनी चेन को खींच लेता है और क्योंकि चेन एडमिरल लिरिक के हाथों के बीचों बीच धसी हुई थी, हम देखते हैं कि उनका हाथ बीच में से कट जाता है। एमरॉन एडमिरल लिरिक के हाथ को बीच में से चीर के 2 हिस्से कर देता है। हर तरफ खून बहने लग जाता है और एडमिरल लिरिक भी दर्द से कर्राते हैं। एडमिरल लिरिक दर्द से कर्राते हुए ज़मीन पर बैठ जाते हैं। काबा और कलीफला दोनों को विश्वास नहीं हो रहा होता कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। एमरॉन इसके बाद अपनी एनर्जी से बनी हुई चेन को घुमाने लग जाता है और हम देखते हैं कि इससे वो काफ़ी सारे सैयंस को ख़त्म कर देता है। एक ही पल में एमरॉन ना जाने कितने सारे सैयंस को बीच में से काट डालता है और ये सब करते हुए उसके चेहरे पे ज़रा सी शिकन भी नहीं होती। काबा इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारने के लिए एमरॉन की तरफ बढ़ता है, पर काबा की स्पीड एमरॉन के आसपास भी नहीं है, इसीलिए एमरॉन बहुत ही आराम से बच जाता है। एमरॉन एकदम से ही अपनी सुपर स्पीड में काबा पे हमला करता है और उसके पेट में अपनी कोहनी जड़ देता है। काबा के मुंह से एकदम से खून निकलता है। तभी हम देखते हैं कि एक बार फिर से एमरॉन का एनर्जी सेट उसके हाथ में आ गया है, पर तभी कलीफला काबा को बचाने के लिए एकदम से एमरॉन पे काफ़ी सारे एनर्जी अटैक करने लग जाती है। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एनर्जी अटैक एमरॉन को लगते भी हैं। कलीफला के बराबर में से भी काफ़ी सारे एनर्जी अटैक आ रहे होते हैं। इसका मतलब कोई और भी है जो कि एमरॉन पे अटैक कर रहा है। एमरॉन इसके बाद अटैक के रास्ते में से हटता है और देखता है कि अटैक किस तरफ से आ रहे थे। ये अटैक्स करने वाले थे एडमिरल रूबा, जो कि पिछले कई अटैक्स में ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। उनका एक हाथ भी कट चुका है, पर फिर भी वो एक मॉन्स्टर के खिलाफ हार नहीं मानना चाहते। वो अटैक करने के लिए एक बार फिर से एमरॉन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर तभी एमरॉन एक ऐसे अटैक का इस्तेमाल करता है जिसके खिलाफ सिर्फ वेजिटा के अलावा कोई भी नहीं बच सकता। एमरॉन बोलता है, डिस्ट्रक्शन। हर तरफ एमरॉन के डिस्ट्रक्शन की एनर्जी फैलने लग जाती है। काफ़ी सारे सैयंस एक एक करके एग्जिस्टेंस से मिटने लग जाते हैं। किसी भी सैयन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि एडमिरल रूबा, जो कि एमरॉन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, उनके साथ भी ठीक यही होता है। उन्हें समझ आ चुका होता है कि उनकी मौत अब बिल्कुल नज़दीक है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, पर वो जानते हैं कि इस अटैक के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और यही उनका अंत है। एडमिरल रूबा और इतने सारे सैयंस की मौत देख के काबा की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। तभी वेजिटा कुछ देखता है और एकदम से चिल्लाता है। हम देखते हैं कि काबा अटैक करने के लिए एमरॉन की तरफ बढ़ रहा है। कलीफला की आंखों में भी आंसू होते हैं और वो भी काबा को देख के चौंकती है, पर एमरॉन काबा को बिल्कुल सीरियसली देखता है। वो उसके अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार है। काबा के उसकी तरफ बढ़ते हुए एमरॉन एक बार फिर से बोलता है, डिस्ट्रक्शन। काबा एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में जानता है और वो इससे बचने के लिए एकदम से ही अपने आर्मर को आगे फेंक देता है। काबा का आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है और काबा एमरॉन के अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बना रहा होता है। एमरॉन पे ये अटैक शूट करने के बाद हम देखते हैं कि काबा एमरॉन के नज़दीक पहुंचता है और उसकी छाती में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। काबा के इस पंच में काफ़ी ताकत होती है क्योंकि एमरॉन के मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन एक बारी फिर से अपने हाथ में अपना एनर्जी सेट ले आता है। किंग सडाला एकदम से चिल्लाते हैं, काबा बच के। काबा एमरॉन के इस अटैक को देखने के लिए एकदम से पीछे मुड़ता है, पर तब तक बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। हम देखते हैं कि एमरॉन का वो एनर्जी सेट काबा की गर्दन में घुसा हुआ होता है। एमरॉन का हाथ काबा की छाती के आर पार हो चुका होता है और एमरॉन के हाथों में काबा का दिल होता है, जो कि अभी भी धड़क रहा था। काबा इतने शौक में होता है कि वो दर्द से चिल्ला भी नहीं पाता और उसकी बॉडी खुद ही पावर डाउन करने लग जाती है।
वेजिटा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता और कलीफला की आंखों में भी आंसू होते हैं। एमरॉन इसके बाद बोलता है, बेवकूफ़ लापरवाह सैयन। एमरॉन इसके बाद अपने हाथ को काबा के दिल से बाहर निकालता है और हम देख सकते हैं कि काबा के दिल में कितना बड़ा छेद बन गया है। एमरॉन के चेहरे पे ज़रा सा एक्सप्रेशन भी नहीं होता। एमरॉन इसके बाद काबा के दिल को अपने हाथों में देखता है। हम देखते हैं कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा होता है। काबा इसके बाद अनकॉन्शियस होने लग जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही होती है। हम देखते हैं कि काबा की ऐसी हालत देख के कलीफला एकदम से पावर अप करती है और सीधा सुपर सैयन 2 में चली जाती है। कलीफला गुस्से में बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और हम देखते हैं कि एमरॉन उसकी तरफ देखता है। कलीफला भी इसके बाद गुस्से में आके काबा की तरह ही अटैक करने के लिए एमरॉन की तरफ बढ़ने वाली होती है, पर इससे पहले कि कलीफला कुछ कर पाए हम देखते हैं कि एमरॉन उसकी तरफ एकदम से ही एक लेज़र शूट करता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि एमरॉन अपने दूसरे हाथ में काबा के दिल को कागज़ की तरह कुचल देता है। कलीफला देख सकती है कि एमरॉन का अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा है। कलीफला बोलती है कि आखिर तुम मुझे समझते क्या हो बेवकूफ़। कलीफला जानती है कि वो इस अटैक से बहुत ही आराम से बच सकती है, पर फिर भी काबा की ऐसी हालत देख के कलीफला की आंखों में आंसू होते हैं। तभी एमरॉन के अटैक की सच्चाई सामने दिखती है। कलीफला देखती है कि एमरॉन के एक अटैक के अंदर दूसरा अटैक भी होता है। कलीफला बिल्कुल चौंक के अपने मन में बोलती है कि उसने अपनी एक की बीम के अंदर अपनी दूसरी की बीम छुपा रखी है। कलीफला के पास एक अटैक से बचने का समय तो था और उसके पास दूसरे अटैक से बचने का समय नहीं था, और हम देखते हैं कि उसे ये दूसरी की बीम आके टकरा जाती है। इसके बाद हम कलीफला को देखते हैं। हम देखते हैं कि कलीफला के पीछे एक बीम टकराई होती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दूसरी बीम उसके पेट से आके टकराती है। कलीफला के पेट में एक गड्ढा बन जाता है और हम देखते हैं कि कलीफला इस अटैक के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। धमाके के बाद कलीफला के पीछे हर जगह आग लगी हुई होती है। एडमिरल फिनेल कलीफला की हालत देखती हैं और वो समझ जाती हैं कि कलीफला अब नहीं लड़ पाएगी। वो बोलती हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। हम देखते हैं कि कलीफला एकदम से ही पावर डाउन हो जाती है और दर्द में चिल्लाने लग जाती है। उसके पेट से खून निकल रहा होता है। इसके बाद हम एमरॉन को देखते हैं। एमरॉन अपने हाथों में एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। एमरॉन बोलता है कि तुम्हारी आंखों में मुझे निराशा दिख रही है, तुम्हारे अंदर अब लड़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं बची है। कितने शर्म की बात है, मैं सच में तुम लोगों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। एमरॉन के अटैक बनाते बनाते ही उसे कुछ दिखता है। हम देखते हैं कि वो साइड में एकदम से देखने लग जाता है। इसके बाद हम वेजिटा और किंग सडाला को देखते हैं। हम देखते हैं कि किंग सडाला अपनी एनर्जी को वेजिटा के साथ शेयर करते हैं और ऐसा करते ही वेजिटा धीरे धीरे करके खड़ा होने लग जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि किंग सडाला की एनर्जी खत्म होने की वजह से वो बस बेहोश होने वाले होते हैं। हम इसके बाद वेजिटा के चेहरे को देखते हैं। वेजिटा के चेहरे पे काफ़ी निराशा होती है। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। उसकी आंखों के सामने उसके स्टूडेंट की ऐसी हालत हो गई, उसके साथ ही उसके सामने मर रहे हैं और ना जाने कितने सैयन्स की मौत उसकी आंखों के सामने हो चुकी है। इसके बाद हम फिर से एमरॉन को देखते हैं। एमरॉन अपना ध्यान कलीफला से हटा लेता है और अपना अटैक बनाना भी बंद कर देता है। हम देखते हैं कि वो वेजिटा की तरफ देखता है और वो वेजिटा को अपनी तरफ आने के लिए इनवाइट कर रहा होता है। वेजिटा के पास हम देखते हैं कि किंग सडाला अपनी एनर्जी वेजिटा को देते देते बेहोश हो जाते हैं और वेजिटा किंग सडाला पे ध्यान न देते हुए लड़ने के लिए एमरॉन की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटा अपने मसल्स को टाइट करता है और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है। वेजिटा अपने गुस्से का इस्तेमाल करते हुए पावर अप करने वाला होता है और वो अपने हाथों को ऊपर उठाता है। हम देखते हैं कि उसके बालों का रंग बदलने लग जाता है। उसके बाल ब्लू रंग के होने लग जाते हैं और वेजिटा अपने अंदर किंग सडाला की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए एकदम से ही पावर अप करता है। वेजिटा के अंदर बहुत कम ताकत बची थी, पर फिर भी वो अपनी पूरी जान लगा देता है और एकदम से ही पावर अप करता है। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होने में कामयाब हो जाता है। उसके शरीर में से हर जगह से खून निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक हाथ वेजिटा के कंधे की तरफ बढ़ता है और ये हाथ होता है वेजिटा के दोस्त कैकारोट का। वेजिटा शायद इस बात को कभी अपने मुंह से कहेगा नहीं, पर वेजिटा के दिल में गोकू के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और एक तरीके से गोकू वेजिटा के लिए इंस्पिरेशन है। मौत का सामना करते हुए भी वेजिटा को अपना दोस्त कैकारोट याद आ रहा होता है। भले ही वेजिटा के साथ गोकू इस वक्त ना हो, पर फिर भी गोकू एक तरीके से वेजिटा को आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है। वेजिटा उसकी आंखों के सामने अभी जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद करने लग जाता है। कैसे उसकी आंखों के सामने उसके स्टूडेंट की मौत हुई, कैसे उसकी आंखों के सामने ना जाने कितने अनगिनत सैयन्स की मौत हुई। ये सब कुछ सोच के वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं और ये सब कुछ उसके सामने होने देने के लिए वेजिटा सभी से माफ़ी मांगता है। इसके बाद वेजिटा एमरॉन की तरफ देखता है और चिल्लाता है, मैं पहले ही एक बारी मर चुका हूँ और मैं एक बारी नरक में भी जा चुका हूँ, पर यह बात क्लियर है कि तुम्हारे साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तुम्हें नरक का असली स्वाद चखाने वाला हूँ। वेजिटा इसके बाद एमरॉन को घूरता है और एमरॉन भी वेजिटा को घूर रहा होता है। दोनों के अंदर से बहुत ही इंटेंस ऑरा निकलने लग जाता है। अगली फाइट एमरॉन और वेजिटा के बीच में इस प्लेनेट के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए होगी और ये फाइट फाइनल होगी। एडमिरल फिनेल वेजिटा को देख रही होती हैं और बोलती हैं कि ये मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है
कलीफ्ला वेजिटा को देख के बोलती है कि इनके लिए सन गोकू को बचाना सिर्फ एक मिशन नहीं है, वेजिटा के लिए गोकू को बचाना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अटैक करने के लिए एमरॉन की तरफ बढ़ने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि एमरॉन भी वेजिटा की तरफ अटैक करने के लिए बहुत तेजी से बढ़ता है। एमरॉन वेजिटा तक पहले पहुंच जाता है और इससे पहले कि वेजिटा उस पर अटैक कर पाए वो वेजिटा के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच देता है। वेजिटा भी जानता है कि ये आखिरी फाइट है, इसीलिए वो हार नहीं मान सकता। वेजिटा भी एमरॉन पे अटैक करता है और उसे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। इस किक की वजह से एमरॉन के मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। तभी कलीफ्ला की आवाज़ आती है। वो बोलती है वेजिटा के लिए सन गोकू की मेमोरी को इज्जत देना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वेजिटा इसके बाद अपने अंदर की एनर्जी को इकट्ठा करके बहुत ही ताकतवर अटैक चार्ज करने लग जाता है। एडमिरल फिनेल ने कलीफ्ला की बात को सुन लिया था। वो बोलती हैं सन गोकू, तो वेजिटा उनके बारे में ही बात कर रहा था। हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल और कलीफ्ला एक साथ होते हैं और वहीं पर केल भी होती है। केल अभी भी ज़मीन पर लेटी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली वहाँ पर आता है और उसके हाथ में काबा की बॉडी होती है। ब्रोली वहाँ पर आकर बोलता है कि वेजिटा ज़्यादातर बस घमंडी लगता है, पर उसके मन में सिर्फ इस वक्त एक बात है, वो किसी भी तरीके से सन गोकू की ज़िंदगी को बचाना चाहता है। तभी हम काबा को देखते हैं। काबा अभी मरा नहीं होता, पर वो बेहोश होता है। शायद टफल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काबा को अभी भी बचाया जा सकता हो। केल इसके बाद काबा को देखती है और काबा की हालत को देख के वो रोने लग जाती है। वो बोलती है काबा नहीं। ब्रोली बोलता है चाहे जो भी हो, सन गोकू ने मेरी भी काफ़ी मदद करी है और जितना मुझे पता है वेजिटा ऑलरेडी गोकू के एहसान में था, वो भी कई सालों से। पर असल में उन दोनों के बीच में क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ने अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने हाथों में 2 अटैक्स बना लिए होते हैं और वेजिटा एकदम से ही अपने दोनों एनर्जी ब्लास्ट को मिला कि ये अटैक एकदम से ही एमरॉन की तरफ शूट कर देता है। एमरॉन वेजिटा के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, इसीलिए वो इस अटैक से बच नहीं पाता। ये अटैक उस तक पहुंच जाता है और ये अटैक एमरॉन से टकराते ही बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। हर तरफ धुआं फैला हुआ होता है और एमरॉन कहीं पर भी दिख नहीं रहा होता। पर तभी हम देखते हैं कि धूल छटती है और एमरॉन धूल के अंदर नजर आने लग जाता है। उसे देख के ये बात क्लियर लग रही होती है कि उसे इस अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है तुम बेवकूफ़ मॉडल। धूल पूरे तरीके से छटने के बाद हम एमरॉन की बॉडी को एक बार फिर से देखते हैं। एमरॉन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। उसके शरीर की सारी पट्टियाँ फट चुकी होती हैं, पर फिर भी वो सही सलामत खड़ा होता है। एमरॉन धीरे धीरे चल के वेजिटा की तरफ आने लग जाता है और एमरॉन वेजिटा से बोलता है वेजिटा, तुम्हारे शोल्डर में एक गड्ढा हो चुका है, तुम्हारी बॉडी में काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स हैं और तुम्हारी की भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सच में तुम्हें ऐसे देखना काफ़ी मज़ेदार है, ये किसी मूवी की तरह हो गया है। आखिर तुम अब खड़े कैसे हो? इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। वेजिटा सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। उसके पूरे शरीर में चोटें लगी हुई होती हैं और हर जगह से खून निकल रहा होता है। वेजिटा गुस्से में एमरॉन की तरफ देखता है और वेजिटा एमरॉन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। वो बोलता है कि मैं तुमसे एक बारी फिर से पूछता हूँ। हमारा सीन एक बारी फिर से एमरॉन की तरफ आता है। हम देखते हैं कि एमरॉन वेजिटा की तरफ बढ़ते हुए एकदम से ही नीचे की तरफ झुकने लग जाता है और ये बात क्लियर होती है कि वो ये जानबूझकर नहीं कर रहा। उसके शरीर के अंदर ताकत ही नहीं बची है, वो असल में ज़मीन पर गिरने लग जाता है। एमरॉन अपने हाथों और पैरों के बल ज़मीन पर गिरता है और एकदम से ही ज़मीन पर लेट जाता है। एमरॉन को खुद विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर उसके साथ ही क्या हो रहा है। एमरॉन चौंक कर आसमान में देखने लग जाता है। ये देखते ही वेजिटा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि ये सिर्फ वक्त की बात थी तुम बेवकूफ़ कीड़े, तुम कब से सभी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम देखो आखिरी रिजल्ट वही है जो कि होने वाला था। इस वक्त हम दोनों की हालत बिल्कुल बराबर है। तुमने अपने डिस्ट्रक्टिव टेक्निक का जितना इस्तेमाल किया था ये बात क्लियर थी कि उसका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होगी। कोई भी टेक्निक परफेक्ट नहीं होती। एमरॉन ज़मीन पर लेटा हुआ बोलता है कि मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी कि लॉर्ड डॉर्मेल के अलावा आज तक मुझे इतना कोई पुश नहीं कर पाया है और सच में तुमने जिस ताकत का इस्तेमाल किया वो तो कमाल की थी। पर एक बात का मुझे यकीन है, अंत ज़रूर आएगा। मुझे ये प्लेनेट याद रहेगा और यहाँ के फाइटर्स भी। इसके बाद एमरॉन वेजिटा की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि स्पेशली तुम यूनिवर्स 7 के वेजिटा, तुम मुझे ज़रूर याद रहोगे। ये बात सुनते ही वेजिटा ज़रा सा भी घबराता नहीं है, उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वेजिटा बोलता है कि अपनी ताकत का आखिरी हिस्सा बर्बाद मत करो, अब यहाँ पर आओ, तुम्हारे 2 नमूने तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हम देखते हैं कि एमरॉन को ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। एमरॉन एकदम से खड़ा होता है और अपनी उसी उंगली से एकदम से एक लेज़र अटैक वेजिटा की तरफ शूट करता है। एमरॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सरप्राइज अटैक करके वेजिटा को हराना चाह रहा था, पर जैसे ही ये लेज़र वेजिटा तक पहुंचती है हम देखते हैं कि वेजिटा को इस लेज़र से बचने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आती। वेजिटा बहुत ही आराम से अपने सर को साइड करके इस अटैक से बच जाता है और अब वेजिटा की बारी होती है। वेजिटा अटैक करने के लिए एमरॉन की तरफ बढ़ता है। वेजिटा एमरॉन तक पहुँच के उसे पकड़ता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है
तभी वेजिटा अपना घुटना एमरॉन के पेट में दे मारता है। हम देखते हैं कि एमरॉन के मुंह से खून निकलता है। इस अटैक के बाद एमरॉन पीछे की तरफ जाके घिसटने लग जाता है और दर्द से कर्राते हुए उसने अपने पेट को पकड़ा हुआ होता है। कुछ ही पलों बाद एमरॉन अपने मुंह के बल जमीन पर पड़ा होता है और उसे अपनी हालत में विश्वास नहीं हो रहा होता। वेजिटा एक बारी फिर से सही सलामत खड़ा होता है और एक बारी फिर से एमरॉन की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटा के शरीर में से एक बारी फिर से बहुत ही इंटेंस ऑरा निकल रहा होता है और एमरॉन इस चीज को देखता है। वेजिटा एमरॉन तक पहुंचता है। वेजिटा एमरॉन की आंखों में देख के बोलता है कि जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुम खुद को यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बता रही हो, पर शायद तुम ये बात भूल गए हो कि असल में तुम एक देवता नहीं हो, तुम सिर्फ उनकी एक रिप्लेसमेंट हो। तुम असल में खुद एक इमॉर्टल बीइंग नहीं हो। ये सुन के एमरॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि लॉर्ड डॉर्मेल ने मुझे ढूंढा था। मैं यानी कि एमरॉन, मैं खुद को खो चुका था और आज मैं देवताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूँ। मुझे देवताओं की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज़ ने चुना था। मुझे देवताओं का आशीर्वाद भी मिला है। एमरॉन एकदम से खड़ा होकर चिल्लाता है। उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकल रहा होता है। उसका ऑरा पूरी तरीके से डार्क होता है और ये ऑरा आसपास की सभी चीज़ों को तबाह करने लग जाता है। वेजिटा भी एमरॉन के इस ऑरा को देख के उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अपने आसपास की डिस्ट्रक्शन को देख के वेजिटा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर ये ऐसी हालत में भी ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। एमरॉन इसके बाद खुद से बात करने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं अपने उस वर्जन से नहीं हार सकता जो कि मैं पहले था। वेजिटा समझ जाता है कि उसकी लड़ाई अभी एमरॉन के खिलाफ ख़त्म नहीं हुई है। वो लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकलने लग जाती है। एमरॉन की बात सुनने के बाद वो बोलता है, अपने उस वर्जन से ना हारना जो कि तुम पहले थे। आखिर तुम किस बारे में बोल रहे हो? वेजिटा चिल्लाकर बोलता है, तुम जो कि सबसे ऊपर बैठते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि हम मॉर्टल्स किस लिए लड़ते हैं। एमरॉन वेजिटा पे अटैक करने के लिए एकदम से चिल्लाता है, वेजिटा। वेजिटा चिल्लाकर बोलता है कि मैंने तुम्हें मेरा नाम लेने का हक नहीं दिया है। तभी एमरॉन खड़ा होता है और एकदम से छलांग लगाकर प्लेनेट के बाहर जाने लग जाता है। वेजिटा जो कि एमरॉन से लड़ने के लिए तैयार था वो ये देख के एकदम से चौंकता है। हम देखते हैं कि एमरॉन प्लेनेट सडाला के बाहर पहुंच चुका होता है और उसने अपने हाथ को आगे कर रखा होता है। वो उसी आइकॉनिक शब्द को बोलने वाला होता है जो कि सब कुछ तबाह कर सकता है। एमरॉन बोलना शुरू करता है, डिस। वही प्लेनेट सडाला पर वेजिटा समझ चुका होता है कि एमरॉन क्या करने वाला है। उसने अपने हाथ में एक बहुत ही ताकतवर अटैक बना लिया होता है और एमरॉन के प्लान को बर्बाद करने के लिए वेजिटा पूरी तरीके से तैयार होता है। वेजिटा अपनी बची कुछ सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एमरॉन बोलता है कि एक बारी मेरा काम तुम्हारे साथ खत्म हो जाए, उसके बाद मैं अपने साथियों को आज़ाद करूंगा और तुम्हारे अंत को बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अब ये सिर्फ समय की बात है। वेजिटा को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी भी प्लेनेट सडाला पर ही है। तभी वेजिटा अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है और एकदम से एमरॉन के बराबर में पहुंच जाता है। एमरॉन उसे देख के बिल्कुल चौंक जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटा एमरॉन तक पहुंच के बोलता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम्हें मैं वो करने दूंगा जो कि तुम करना चाहते हो? तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एमरॉन के साथ कुछ करता है। वेजिटा एमरॉन के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। वेजिटा का ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि उसका हाथ पूरी तरीके से एमरॉन के पेट में घुस जाता है और इसी के साथ एमरॉन का डिस्ट्रक्शन अटैक पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा के अटैक के बाद एमरॉन एक दूसरे प्लेनेट से जाके टकराता है और उस प्लेनेट पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस प्लेनेट या मून का बहुत ही बड़ा हिस्सा एमरॉन के टकराने की वजह से चटक जाता है। इसके बाद हम इस प्लेनेट को सामने से देखते हैं। हम देख सकते हैं कि ये गड्ढा कितना बड़ा है। एमरॉन के टकराने से बना ये गड्ढा बहुत ही लंबे हिस्से में फैल चुका होता है। इसके अंदर एमरॉन पड़ा हुआ होता है। एमरॉन इसके बाद दर्द से कराते हुए उठने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, ये इम्पॉसिबल है। एमरॉन इसके बाद वेजिटा से टेलीपैथी के थ्रू बात करने की कोशिश करता है और वेजिटा उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वेजिटा चिल्लाता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो। वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और एमरॉन समझ जाता है कि वेजिटा क्या कर रहा है। वेजिटा बोलता है कि अपने बेवकूफ़ सुपीरियर को ढूंढना और उसे मेरा एक मैसेज देना, यानी कि वेजिटा फ्रॉम यूनिवर्स 7 का। वेजिटा के ऐसे बोलने पे एमरॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वेजिटा चिल्लाता है कि चाहे तुम आ जाओ या कल, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम लोगों ने हमारे खिलाफ लड़ाई छेड़ी है तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि ये लड़ाई तुम हारने वाले हो। वेजिटा की बात सुन के एमरॉन चिल्लाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा खुद ही पावर डाउन होने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि एमरॉन, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने प्लेनेट सडाला के लोगों के साथ क्या किया है। तुमने काबा के साथ जो किया है उस बात को भी मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम जितना ट्रेन कर सकते हो उतना ट्रेन करो। इस हार की वजह से मेरी बेइज्जती तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी और प्रार्थना करना कि तुम्हें फिर से मेरे रास्ते में कभी ना आना पड़े। तुमने अपनी ताकत को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था। तुम आज और हमेशा एक मॉडल ही रहोगी। एमरॉन घसीटते उस गड्ढे से बाहर आ रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो बोलता है कि फ़िलहाल मेरे पास कोई चॉइस नहीं रह गई है। फ़िलहाल मैं इस बेकार प्लेनेट को छोड़ के जा रहा हूँ, पर ये बात मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ
कि साइंस मल्टीवर्स से बहुत ही जल्द गायब हो जाएंगी। शांति की ये कुछ बचे हुए दिन एंजॉय कर लो वेजिटा। वेजिटा इसके बाद अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे करता है और अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। एमरॉन वेजिटा से बोलता है कि तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो गई है, अगर तुम अपनी एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हारा खात्मा होगा। वेजिटा एमरॉन की बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और बोलता है बिग बैंग। एमरॉन समझ जाता है कि वेजिटा नहीं रुकने वाला और वेजिटा एमरॉन को घूर रहा होता है। एमरॉन अपनी जान बचाने के लिए एकदम से ही अपने एंजल स्टार को समन करता है। तभी उसकी क्यूब वहाँ पर आ जाती है जो कि एमरॉन को वहाँ से लेकर चली जाती है। और जब तक एमरॉन वहाँ से पूरी तरीके से चला नहीं जाता, वेजिटा अपने हाथ को आगे ही रखता है। हम एमरॉन की क्यूब को उस प्लेनेट से जाते हुए देखते हैं और एमरॉन के जाते ही वेजिटा अपने हाथ को नीचे करता है। तभी वेजिटा आखिरकार चैन की सांस लेता है और बोलता है कि वो चला गया, आखिरकार वो चला गया। वेजिटा कुछ देर वहीं पे खड़ा रहता है और बोलता है कि पता नहीं क्यों उसके जाने के बावजूद भी ये खतरनाक फीलिंग नहीं जा रही। वेजिटा इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा होता और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि ऐसी फीलिंग जैसे कि हम लोग और बड़े खतरे में हो। इसके बाद हम यूनिवर्स ज़ीरो को देखते हैं, वही यूनिवर्स जो कि ग्रैंड प्रीस्ट ने जमा रखा था। वहीं पर हम लोग मदर ऑफ ऑल एंजल्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि आखिरकार उसे होश आ चुका होता है और होश में आते ही उसके चेहरे पे एक बहुत ही ईवल स्माइल आती है। मल्टीवर्सल वॉर आखिरकार अब शुरू होने ही वाली है। और दोस्तों यहीं पर ड्रैगन बॉल काकुमी की मूवी 5 खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।